नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा नाम रवि गोयल है और आज के इस वीडियो में हम सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो उड़ान आईएएस एकेडमी द्वारा टेस्ट सीरीज प्रारंभ की गई है उसके टेस्ट नंबर 2 के मैथ्स और रीजनिंग के भाग की चर्चा करेंगे। टेस्ट नंबर 2 सीसेट का टेस्ट था जिसमें मैथ्स और रीजनिंग की चर्चा हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न लिखा हुआ है वो है 2 - 1/3, 2 - 3/5, 2 - 5/7। ये कहां तक जा रहा है? 2 - 997 डिवाइड बाई 999। तो ये सीरीज वाले प्रश्न होते हैं। इनको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है जो भी डेटा आपके सामने पहले दिया है उसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहां देखिए 3 2 6, 6 - 1 कितना हो गया? ऊपर में 5 और नीचे क्या आएगा? 3। 5 2 10, 10 - 3 ऊपर में 7 नीचे में 5, 7 2 14, 14 - 5 9 नीचे में 7 और यहां पे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1001 डिवाइड बाई 999। अब ऐसा करने के बाद आपको एक पैटर्न मिलेगा जिसमें डेटा जो होंगे वो थोड़े कट होंगे। यहां देखिए ऊपर वाले 5 से नीचे वाला 5 कैंसिल, ऊपर वाले 7 से नीचे वाला 7 कैंसिल, ऊपर वाले 9 से नीचे वाला 9 कैंसिल। मतलब ऊपर वाला डेटा नीचे वाले डेटा से क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है। उसी प्रकार यहां पे 999 जो है ऊपर में वो नीचे वाले से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर बचा कितना? 1001 और नीचे बचा कितना? 3। तो आंसर क्या आ गया? 1001 डिवाइड बाई 3। ध्यान रखेंगे ऐसे प्रश्नों में आपको एक पैटर्न मिलेगा ही। ये 1001 क्यों बचेगा? क्योंकि ऊपर वाला डेटा नीचे वाले डेटा से कैंसिल हो रहा है। ये तब कैंसिल होता जब यहां पे नीचे में क्या होता? 1001 होता। ये देखिए इस प्रकार कैंसिल हो रहा है। तो 1001 तब कैंसिल होता जब इसके आगे में नीचे में क्या होता? 1001 होता। एक और तरीका है ऐसे प्रश्नों को सोचने का। अगर यहां पे नीचे वाला डेटा बचा है तो यहां पे ऊपर वाला डेटा ही बचेगा। तो आंसर कितना आ गया? 1001 डिवाइड बाई 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो आपके सामने ये प्रश्न लिखा हुआ है। देखिए ये भी सीरीज वाला प्रश्न ही है। आप ध्यान रखेंगे ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। तो 1/1 into 2 को आप 1/1 - 1/2 लिख सकते हैं। 1/2 into 3 को आप 1/2 - 1/3 लिख सकते हैं। 1/3 into 4 को 1/3 - 1/4 लिख सकते हैं। ये कहां तक जाएगा? 1/99 - 1/100 तक जाएगा। ऐसा क्यों कर पा रहा हूं मैं? क्योंकि 1/2 into 3 1/6 होता है और 1/2 - 1/3 भी 1/6 ही होता है। 1/3 into 4 1/12 होता है। 1/3 - 1/4 भी 1/12 ही होता है। अब देखिए आपको एक पैटर्न मिलेगा। माइनस वाला अगले प्लस वाले से कैंसिल, माइनस वाला अगले प्लस वाले से कैंसिल, माइनस वाला अगले प्लस वाले से कैंसिल। उसी प्रकार माइनस का 1/99 प्लस वाले से क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये तब कैंसिल होता जब इसके आगे में प्लस 1/100 होता। तो यहां पे कितना बचा? देखिए 1/1 माइनस 1/100 सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 99/100। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो आपके सामने लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। संख्या 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा? ऐसे प्रश्नों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, आप मान लीजिए क्या बोल रहा है? n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो n कोई संख्या मान लीजिए, n कोई संख्या मान लीजिए जिसको 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचना चाहिए? 3। तो मैं मान लेता हूं n कितना? 7। क्योंकि 7 को 4 से भाग दूंगा तो शेषफल कितना बचेगा? 3। आपका मन है, आप चाहे तो n की वैल्यू 27 मान लीजिए। 4 से भाग दूंगा तो भी शेषफल कितना बचेगा? 3। तो कोई भी संख्या मान सकते हैं। तो n अगर मैं 7 मानता हूं तो 2n कितना हो जाएगा? देखिए 2n हो जाएगा 14। तो 14 को 4 से भाग दे दीजिए। 4 त्रिका 12, शेषफल कितना आ गया? 2। ये देखिए यहां भी आंसर मिलेगा। n 27 माने तो 2n कितना हो जाएगा? 54। 54 को 4 से भाग देंगे, ये देखिए शेषफल कितना मिलेगा आपको? 2 ही मिलेगा।
तो ऐसे प्रश्नों को हल करने का अच्छा तरीका होता है आप कुछ भी वैल्यू को मान सकते हैं जो पहले स्टेटमेंट को सेटिस्फाइड करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्या बोला है देखिए, जब एक विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की पंक्तियों में खड़ा किया जाता है तो 30 पंक्तियां बनती हैं। जब इन्हें 45 छात्रों वाली पंक्तियों में खड़ा किया जाए तो ऐसी कितनी पंक्तियां बनेंगी। क्वेश्चन को समझेंगे। क्या बोल रहा है, सभी छात्रों को 54 छात्रों की पंक्तियों में, मतलब मान लीजिए ये कोई पंक्ति है जिसमें कितने छात्र हैं, 54 छात्र हैं, तो ऐसी कितनी पंक्तियां बनती हैं। तो ऐसी पंक्तियां बनेंगी कितनी, देखिए 30 पंक्तियां, तो ऐसी 30 पंक्तियां बनती हैं। ठीक, जब मैं विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों वाली पंक्तियों में खड़ा करता हूं तो ऐसी कितनी पंक्तियां बनती हैं, 30 पंक्तियां। इसका मतलब कुल विद्यार्थी कितने हैं, 54 इंटू 30। सिंपल सी बात है, 54 छात्र वाली पंक्ति कितनी बनी, 30 पंक्तियां, तो कुल छात्र कितने हो गए, 54 इंटू 30। अब क्या बोल रहा है, इन्हें 45 छात्रों वाली पंक्तियों में खड़ा किया जाए, मतलब अब जो पंक्ति बनेंगी उसमें छात्र कितने होंगे, 45। तो ऐसी कितनी पंक्तियां बनेंगी, तो डिवाइड बाय कितना कर दीजिए, 45। ये क्या है आपके कुल छात्र, डिवाइड बाय क्या, 45 छात्रों वाली पंक्ति, तो कुल पंक्तियां कितनी आ गई, देखिए 36 आ गई। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 2 अंक मिलते हैं तथा गलत उत्तर के लिए 1 अंक कम कर दिया जाता है। एक परीक्षार्थी ने सारे 100 प्रश्न हल किए तथा उसके कुल प्राप्तांक 80 थे। उसने कितने प्रश्नों का ठीक उत्तर दिया। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने का भी तरीका, एक तो आपके पास प्रोसीजर है, दूसरा क्या है, आप ऑप्शन को पकड़ के चलिए। ऑप्शन को पकड़ के चलेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ऑप्शन ए लेता हूं मैं, क्या 60, इसका मतलब ठीक प्रश्न कितने हैं, 60। तो 60 ठीक प्रश्न है और ठीक उत्तर के लिए कितने अंक मिलते हैं, 2 अंक। तो 60 इंटू 2 कितना हो गया, 120। और गलत उत्तर के लिए कितने अंक काट दिए जाते हैं, 1 अंक काट दिए जाते हैं। तो गलत उत्तर कितना होगा, 40। अगर 60 सही तो गलत कितना, 40। 40 के लिए 1 अंक कम कर दिया जाता है, मतलब उसके प्राप्तांक कितने होंगे, 80। ये देखिए प्राप्तांक कितने हैं, 80। तो आंसर क्या हो गया, 60। इस प्रकार आप ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आपको प्रोसीजर की आवश्यकता नहीं है, आप ऑप्शन देख के सॉल्व करिए। 60 इंटू 2 120, तो गलत कितने, 40 इंटू 1 40 कटेंगे, प्राप्तांक कितने, 80। अगर प्रोसीजर देखेंगे तो मान लीजिए x जो है वो ठीक उत्तर हैं, तो गलत उत्तर कितने होंगे, 100 माइनस x। ठीक उत्तर के लिए कितने अंक मिलते हैं, 2, तो ये देखिए 2x। और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट दिया जाता है, तो 100 माइनस x इंटू कितना हो जाएगा, 1। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 80 आएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 की पावर 60, 3 की पावर 48, 4 की पावर 36, 5 की पावर 24 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए आप पावर को सेम कर लेंगे। पावर को सेम करेंगे तो ही बता पाएंगे कौन बड़ा कौन छोटा। तो आप देख पा रहे हैं 60, 48, 36 और 24, इन सब में कॉमन क्या है, 12। 60, 48, 36, 24, इन सब में कॉमन क्या है, 12 है। इसका मतलब सब की पावर को आप 12 बना सकते हो। कैसे, ये देखिए 2 की पावर 5, उसकी पावर कितना हो जाएगा, 12। 3 की पावर 4, उसकी पावर 12। तो आप सब की पावर को क्या कर सकते हैं, 12 बना सकते हैं। अब मैं क्या लिख दिया, 2 की पावर 5, उसकी पावर 12, 3 की पावर 4, उसकी पावर 12। तो देखिए सब की पावर क्या बन गई है, 12 बन गई। देखो क्या है, 32 की पावर 12, 81 की पावर 12, 64 की पावर 12, 25 की पावर 12। अब आप देख पा रहे हैं इन चारों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 81 की पावर 12, मतलब क्या, 3 की पावर 48। तो आंसर क्या हो गया, देखिए 81 की पावर 12, मतलब आंसर क्या होगा आपका, 3 की पावर 48। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आप पावर को सेम कर दीजिए, कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा। जैसे इन चारों में क्या कॉमन मिला, 12 कॉमन मिला। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये देखिए बोर्ड मास का प्रश्न लिखा हुआ है। तो आपने पढ़ा होगा वी बोर्ड मास, वी मतलब विनिकुलम, मतलब बार ब्रैकेट। तो सबसे पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। बी मतलब ब्रैकेट, सबसे पहले छोटा, फिर मंझला, फिर बड़ा। ओ मतलब ऑफ,
ऑफ मतलब का हिंदी में, जिसको एज अ गुणा ही सॉल्व करते हैं। डी मतलब हो जाएगा डिवाइड, एम मतलब मल्टीप्लाई, ए मतलब एडिशन, एस मतलब सब्ट्रैक्शन। तो आप इस क्वेश्चन को वी बोर्ड मास रूल से सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इस छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इस मंझले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और उसके बाद 5 से घटा देंगे, तो आपको ये आंसर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यदि a प्लस 1/a इक्वल टू 6 तो a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 का मान क्या होगा। तो देखिए इस प्रश्न में क्या करना है, आपको a प्लस 1/a इक्वल टू 6 दिया है, तो a को बनाना है a की पावर 4 और 1/a को बनाना है 1/a की पावर 4। लेकिन पावर 4 का कोई फॉर्मूला आप नहीं पढ़ते, इसीलिए पहले क्या करेंगे, पावर 2 बनाएंगे। ये देखिए a प्लस 1/a इक्वल टू 6 है, a प्लस 1/a इक्वल टू 6 है, तो आप पहले दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, क्योंकि कुछ भी करेंगे आप दोनों पक्षों में करेंगे। क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर 2 इंटू a इंटू बी, फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, इक्वल टू 36। तो यहां से देखिए क्या मिल गया आपको, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस 2, क्या हो गया आपके पास 34। अब a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल टू 34 आ गया, वापस से दोनों पक्षों में क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो क्या मिलेगा आपको, a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4, कितना मिलेगा, ये 1154। आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वापस से स्क्वायर, ये देखिए बराबर कितना 34 का स्क्वायर, क्या बनेगा, a की पावर 4 1/a की पावर 4 प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 1/a स्क्वायर, 34 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आएगा 1156। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, 2 माइनस में जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 1154। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 की पावर x प्लस 1 बराबर 64, तो 3 की पावर 2x प्लस 1 का मान क्या होगा। देखिए 8 की पावर x प्लस 1 बराबर 64, तो घातांक के नियम आपको पढ़ने हैं। घातांक का नियम क्या होता है, x की पावर m बराबर x की पावर n, तो m बराबर क्या लिखते हैं आप, n लिखते हैं। उसी नियम को यहां पे अप्लाई कर रहे हैं। 64 को क्या लिख दिया आप, 8 की पावर 2, और यहां पे क्या है 8 की पावर x प्लस 1, तो x प्लस 1 की वैल्यू 2 के बराबर हो गई, तो x क्या मिल गया आपको 1, x 1 मिल गया, तो आप प्रश्न को हल कर लिए, कितना आ गया 27। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, 116 को 4 भागों में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि प्रथम भाग में 5 जोड़ने पर, द्वितीय भाग में से 4 घटाने पर, तृतीय भाग को 3 से गुणा करने पर तथा चौथे भाग को 2 से भाग देने पर समान संख्या प्राप्त होती है। मान लीजिए 4 भाग A B C D हैं, प्रथम भाग में 5 जोड़ने पर, द्वितीय भाग से 4 घटाने पर, तृतीय भाग में 3 से गुणा करने पर और चतुर्थ भाग में 2 भाग देने पर समान संख्या प्राप्त होती है, मतलब बराबर लिख दिया। तो पूरे मैथमेटिक्स में आप ध्यान रखेंगे, बराबर में अगर आपके पास इक्वेशन आता है तो बराबर कितना मान लीजिए, k मान लीजिए। पूरे मैथमेटिक्स में कहीं पे भी बराबर में इक्वेशन मिलता है तो बराबर में कितना मान लीजिए, k। तो यहां पे a की वैल्यू को k के टर्म में निकाल लीजिए, b की वैल्यू को k के टर्म में, c की वैल्यू को k के टर्म में और d की वैल्यू को भी k के टर्म में निकाल लीजिए। अब a b c d ये चारों k के टर्म में निकल गए, आपको पता है चारों का योग कितना होगा, 116 होगा। चारों का योग कितना होगा, 116। ये देखिए a भी k के टर्म में, b भी k के टर्म में, c भी और d भी, चारों का योग कितना 116। तो k की वैल्यू मिल गई, k मिल गया तो आप कुछ भी बता सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं, 12 प्लेटों और 9 चम्मचों का कुल मूल्य 339 रुपए है, तो 4 प्लेटों और 3 चम्मचों का मूल्य कितना होगा। आसान सा क्वेश्चन है, 12 प्लेट और 9 चम्मच, इन दोनों का कुल मूल्य 339 है, तो यहां से 12 और 9 में से 3 कॉमन निकाले तो क्या बचा, 4 प्लेट प्लस 3 चम्मच का मूल्य कितना 339। इस 3 को कहां ले गए, नीचे ले गए, तो 339/3 कितना आया 113। इधर क्या बचा, 4 प्लेट प्लस 3 चम्मच। ठीक, आसान सा क्वेश्चन है ये। चलिए, एक टंकी 12 बाल्टियों के पानी से भरी जाती है तथा प्रत्येक बाल्टी की धारिता 13.5 लीटर है, कैपेसिटी धारिता को बोलते हैं।
इस टंकी को 9 लीटर क्षमता वाली कितनी बाल्टियों से भरा जा सकेगा। मतलब ये कोई बाल्टी है, मान लीजिए ये कोई टंकी है, मान लीजिए, जो कि 12 बाल्टियों के पानी से भरी जाती है और प्रत्येक बाल्टी की धारिता कितनी है 13.5 लीटर। मान लीजिए ये बाल्टी है, इसकी धारिता है 13.5 लीटर। तो इसमें पहली बाल्टी पानी भरे, दूसरी बाल्टी पानी भरे, तीसरी बाल्टी पानी भरे, मतलब कितनी बाल्टी लगती है ऐसी 12 बाल्टी। 12 बाल्टी पानी डालोगे तब जाके टंकी भरेगी। इसका मतलब इस टंकी की धारिता कितनी है 12 इंटू कितना 13.5, मतलब 162 लीटर। यह है टंकी की धारिता 162 लीटर। तो 162 लीटर को भरने के लिए 9 लीटर क्षमता वाली कितनी बाल्टियां लगेंगी। तो ये देखिए 162/9 कितना हो गया 18। देखिए एक नक्शे पर 0.5 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर को व्यक्त करता है। मतलब 0.5 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी दे दी है 10 किलोमीटर। तो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 किलोमीटर। यदि नक्शे पर दो नगरों के बीच की दूरी 82.5 सेंटीमीटर है तो किलोमीटर में कितना होगा 82.5 इंटू 20, 1650 किलोमीटर। आसान सा क्वेश्चन था। एक किसान अपनी n गायों के झुंड को, मतलब उसके पास कितनी गायें हैं n गायें, अपने 4 पुत्रों में इस प्रकार बांटता है कि पहले पुत्र को पूरे झुंड की आधी गायें, ये देखिए पूरे झुंड की आधी गायें, दूसरे पुत्र को पूरी झुंड की 1/4, पूरी झुंड की 1/4, तीसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/5 तथा चौथे पुत्र को 7 गाय मिलती हैं। इन सभी का योग क्या होगा n के बराबर होगा। ठीक है, तो n की वैल्यू कितना निकाल दिए 140। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति को लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए प्रत्येक बार 1 रुपए मिलते हैं तथा निशाना चूकने पर उसे 1 रुपए देना पड़ता है। 100 बार निशाना लगाने पर उसे 30 रुपए मिलते हैं। कितनी बार उसका निशाना चूका, ऐसा प्रश्न आपको मैं बता चुका हूं। ठीक, ऑप्शन से भी कर सकते हैं या ये प्रोसीजर से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से भी आप आंसर ला सकते हैं। जैसे x इक्वल टू कितना आया यहां पे 35, इसका मतलब 100 बार निशाना लगाने पर कितने बार निशाना चूका उसका 35। ये देखिए 35 बार निशाना चूका, मतलब निशाना लगा कितने बार उसका 65 बार। निशाना लगाने के लिए उसको देखिए 1 रुपए मिलते हैं तो 65 हो गया, और यहां पे 1 रुपए देना पड़ता है मतलब 35। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है देखिए 30 आ रहा है। ऑप्शन से बहुत आसानी से कर सकते हैं आप, या तो आप प्रोसीजर से करिए, आपका मन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। रेल के एक आधे टिकट का मूल्य पूरे किराए का आधा है, किंतु आधे टिकट पर आरक्षण प्रभार पूरे टिकट जितना है। 2 स्टेशनों के बीच एक आरक्षित प्रथम श्रेणी टिकट का मूल्य 525 रुपए तथा एक पूरे और एक आधे आरक्षित प्रथम श्रेणी टिकट का मूल्य 850 रुपए है। आरक्षण प्रभार कितना है। ठीक है, समझेंगे, अच्छा प्रश्न है ये। देखिए क्या बोल रहा है, रेल के एक आधे टिकट का मूल्य पूरे किराए का आधा है। मतलब अगर मान लीजिए पूरे टिकट का मूल्य अगर मैं x रुपए बोलूं, पूरे टिकट का मूल्य अगर मैं x रुपए बोलूं, मतलब आधे टिकट का मूल्य कितना हो जाएगा x/2। ठीक, सबसे पहली बात तो 2 प्रकार के चार्जेस होते हैं। पहला क्या हो जाएगा, जो टिकट का मूल्य होगा, और दूसरा जो हो जाएगा रिजर्वेशन का जो मूल्य होगा। ठीक है, तो 2 टाइप के चार्ज लगेंगे टिकट में। एक हो जाएगा आपका जो टिकट का मूल्य, और दूसरा जो रिजर्व आप कर रहे हैं, आरक्षित आप कर रहे हैं, उसके लिए मूल्य देना पड़ता है। तो बोल क्या रहा है, एक आधे टिकट का मूल्य पूरे किराए का आधा है। मतलब आधा टिकट अगर आप लेते हैं, आधा टिकट का मूल्य अगर आप देखते हैं तो पूरे किराए का क्या हो जाएगा वो आधा। लेकिन आधे टिकट पर आरक्षण प्रभार पूरे टिकट जितना है, लेकिन उस आधे टिकट पे आरक्षण जो है वो एक पूरे टिकट जितना ही लगेगा। तो यहां पे मैं क्या मान रहा हूं, पूरे टिकट का मूल्य कितना x, आरक्षण प्रभार कितना मान रहा हूं मैं y मान रहा हूं। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 स्टेशनों के बीच एक आरक्षित प्रथम श्रेणी टिकट का मूल्य कितना है 525 रुपए। एक आरक्षित प्रथम श्रेणी टिकट का मूल्य, एक पूरी की पूरी टिकट है, तो सबसे पहले तो इसमें उस टिकट का पूरा किराया लगेगा, मतलब कितना x, और उसमें आरक्षण लगेगा पूरा, मतलब कितना y। तो x प्लस y की वैल्यू कितनी दी है 525। ये पूरी की पूरी एक टिकट है,
इसमें इस टिकट का मूल्य लगेगा किराया वाला और यहां पे लगेगा ये आरक्षित वाला। तो x प्लस वाई कितना हो गया 525। अब दूसरा इक्वेशन समझिए, तथा एक पूरे और एक आधे आरक्षित प्रथम श्रेणी टिकट, एक पूरा और एक आधा मतलब कितना हो गया टिकट, कितना 3/2 टिकट कितना हो गया 3/2 टिकट। तो 3/2 टिकट पे जो किराया वाला मूल्य होगा वो कितना होगा 3/2x ही होगा, क्योंकि एक पे पूरा आधे पे आधा, तो 3/2 पे कितना 3/2। लेकिन इस 3/2 पे जो आरक्षित मूल्य होगा वो पूरा होगा, मतलब एक टिकट का तो पूरा लगा और उस आधे का भी क्या लगेगा पूरा लगेगा, मतलब कितना लिख दूंगा 2y लिख दूंगा। इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, ये देखिए कितना दिया है 850। ये इक्वेशन बनेगा। यहां पे कंफ्यूजन होता है, ये क्या बोल रहा है, ये देखिए पूरे टिकट का मूल्य और ये क्या है आरक्षण मूल्य, क्योंकि एक पूरी की पूरी टिकट थी, लेकिन यहां पे एक पूरी और एक आधी मतलब 3/2 भाग। तो 3/2 का अगर मैं बोलूं टिकट का मूल्य कितना लगेगा 3/2x लगेगा, लेकिन जो आरक्षण वाला मूल्य होगा वो पूरा का पूरा 2 लगेगा, क्योंकि एक पे तो पूरा का पूरा लगा और आधे पे भी पूरा ही लगेगा। क्या बोल रहा है, किंतु आधे टिकट पर आरक्षण प्रभार पूरे टिकट जितना है, मतलब कितना 2y। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आपको मिल जाएगा x और y की वैल्यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक टैक्सी कुछ निश्चित राशि तथा दूरी के समानुपाती राशि लेती है। यह 16 किलोमीटर यात्रा का चार्ज 156 रुपए तथा 24 किलोमीटर यात्रा का चार्ज 204 रुपए लेती है, तो 30 किलोमीटर यात्रा का चार्ज कितना होगा। देखिए टैक्सी क्या कर रही है, एक निश्चित राशि तो ले रही है, मतलब मैं अगर आपसे टैक्सी लिया तो आप एक निश्चित राशि लोगे ही, साथ में किलोमीटर के हिसाब से लोगे। जैसे 1000 रुपए आप लोगे ही, साथ में अगर 20 किलोमीटर चली तो प्रति किलोमीटर कुछ भाड़ा भी लोगे। तो मैं क्या लिखता हूं, देखिए माना निश्चित राशि कितनी x तथा समानुपाती राशि क्या है y प्रति किलोमीटर। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले 16 किलोमीटर यात्रा का चार्ज 156, तो 16 किलोमीटर चली तो एक निश्चित राशि कितना हो गया x और y रुपए प्रति किलोमीटर, तो 16 किलोमीटर का कितना हो गया 16y। तो इक्वेशन क्या बन गया x प्लस 16y बराबर 156। उसी प्रकार ये बन जाएगा आपका दूसरा इक्वेशन x प्लस 24y बराबर 204। x और y यहां से मिल जाएगा। पूछा क्या है 30 किलोमीटर यात्रा का चार्ज, मतलब x प्लस 30y आपको फाइंड करना है, बन जाएगा। एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट दिए जाते हैं। यदि वह 140 प्रश्नों का उत्तर दे तथा 350 अंक प्राप्त करे तो उसे कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया है। यह प्रश्न भी बन जाएगा। या तो आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं या तो आप इस प्रोसीजर को देख सकते हैं। ऐसा एक प्रश्न आपको बता चुका हूं पहले। कुछ चिड़िया तथा कुछ शाखाएं दी गई हैं। यदि प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बैठे तो एक चिड़िया के लिए कोई शाखा नहीं बचती। यदि प्रत्येक शाखा पर 2 चिड़िया बैठे तो एक शाखा बच जाती है। चिड़िया तथा शाखाओं की संख्या कितनी है। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या लिखा हुआ है। चिड़िया कितनी मान लेते हैं आप x और शाखा कितनी मान लेते हैं y। पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या बोल रहा है, यदि प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बैठे तो एक चिड़िया के लिए कोई शाखा नहीं बचती। इसका मतलब क्या हुआ कि शाखाओं की संख्या से एक ज्यादा संख्या किसकी है, चिड़िया की है, क्योंकि एक चिड़िया क्या बच जा रही है, क्योंकि एक चिड़िया बच जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि शाखाओं की संख्या से, ये देखिए एक ज्यादा संख्या किसकी है, चिड़िया की। तो पहला इक्वेशन क्या बन गया, x बराबर y प्लस 1। अब देखिए दूसरा इक्वेशन कहां से बनेगा, यदि प्रत्येक शाखा पर 2 चिड़िया बैठे तो एक शाखा बच जाती है, तो एक शाखा बच जाती है। इक्वेशन क्या बनेगा आपका, देखिए x इक्वल टू y माइनस 1 का ट्वाइस बनेगा। ठीक है, प्रत्येक शाखा पर 2 चिड़िया बैठे तो यहां पे क्या बच रही है, शाखा बच जा रही है, इसीलिए क्या किया मैं यहां पे माइनस को लेके बनाया। ये 2 इक्वेशन आपका बन गया। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये देखिए पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन से x मिल जाएगा और y मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। किसी कक्षा का पहला पीरियड
10:30 पर प्रारंभ होता है तथा चौथा या उसे अंतिम बोल दीजिए 13:45 पर समाप्त होता है। यदि प्रत्येक पीरियड की समय अवधि एक समान हो तथा प्रत्येक पीरियड के अंत में 5 मिनट का विश्राम दिया जाए तो प्रत्येक पीरियड की समय अवधि कितनी है? तो मैं मान लिया प्रत्येक पीरियड कितना मिनट का होता है x, तो 10:30 से स्टार्ट हुआ, x मिनट चला, 5 मिनट का ब्रेक हुआ, प्लस वापस से x मिनट चला, 5 मिनट का ब्रेक, प्लस वापस से x मिनट चला, 5 मिनट का ब्रेक, और चौथा x मिनट तक चला और छुट्टी हो गई। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक कुल कितने मिनट हो रहे हैं? देखिए 195 मिनट बराबर कितना लिख दिया? 195। तो यहां से क्या निकाल देंगे आप? x की वैल्यू निकाल देंगे। देखिए कुछ टॉफियां बच्चों के एक समूह में इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक को 7 टॉफियां मिली तथा 14 शेष बची। यदि समूह में 2 अधिक बच्चे होते तो कोई टॉफी नहीं बचती। इस समूह में कितने बच्चे हैं? आप इसको सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे डेटा जो होगा वो इनसफिशिएंट होगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपको डेटा इनकम्प्लीट ही दिखेगा। जैसे कुछ टॉफियां बच्चों के एक समूह में इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक को 7 टॉफियां मिली। तो देखिए 7 टॉफियां मिली प्रत्येक को, मान लीजिए बच्चे कितने हैं? x, तो x बच्चे थे, प्रत्येक को कितनी टॉफियां मिली? 7, मतलब कुल टॉफियां कितनी हो गई? 7x हो जाएंगी, और 14 शेष बच गई। 14 शेष बच गई, इसका मतलब क्या हुआ? जो कुल टॉफियां होंगी वो कितनी हो जाएंगी? 7x + 14। अगर x बच्चे थे और 7 प्रत्येक बच्चे को मिल रही हैं तो 7x हो गई पहले तो, लेकिन 14 शेष बच गई तो 7x प्लस कितनी हो गई? 14 हो गई। आगे क्या बोल रहा है? यदि समूह में 2 अधिक बच्चे होते, 2 अधिक बच्चे होते मतलब कितना? x + 2, तो कोई टॉफी नहीं बचती। तो x + 2 बच्चे में प्रत्येक को कितनी टॉफियां मिलती? अगर ये डेटा दिया होता तब जाके मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को क्या करता? बराबर करता, और x की वैल्यू क्या कर लेता? फाइंड कर लेता। समझ पा रहे हैं? ये x + 2 क्या हो गए? बच्चे हो गए। प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियां मिलती, ये डेटा अगर दिया होता तब जाके इन दोनों इक्वेशन को क्या करता? मैं बराबर करता और x की वैल्यू फाइंड करता। लेकिन 2 बच्चे बढ़ने पर प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियां मिली, ये डेटा आपके पास नहीं दिया गया है, इसीलिए क्या ऑप्शन होगा इसका? ठीक है, डेटा इनसफिशिएंट। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 25 कैरेट का एक बहुमूल्य नग 2 भागों में तोड़ा गया। दोनों टुकड़ों में से एक टुकड़े को तराजू के एक पलड़े में तथा दूसरे टुकड़े को दूसरे पलड़े में रखा गया। समतुल्य भार करने हेतु 9 कैरेट एक पलड़े में, 9 कैरेट एक पलड़े में रखना पड़ा। दोनों टुकड़ों की तौल का गुणनफल कितने कैरेट है? तो समझेंगे 25 कैरेट का बहुमूल्य नग था, उसको 2 भाग में तोड़ दिए। तो मान लीजिए पहला भाग x आया और दूसरा भाग क्या आया? 25 - x, ये होगा। अब इसको एक पलड़े में और इसको दूसरे पलड़े में रख दिया गया। समतुल्य भार करने हेतु 9 कैरेट एक पलड़े में रखना पड़ा, मतलब या तो इधर पे 9 कैरेट रखिए या तो इधर पे 9 कैरेट रखिए और दोनों को बराबर कर दीजिए। मान लीजिए मैं इधर पे 9 कैरेट रखता हूं तो x + 9 हो गया, तब जाके दोनों क्या हो गए? बराबर। 25 - x, तो x और x क्या हो गया? 2x। 25 में से 9 घटा दिए, कितना आ जाएगा? 25 में से 9 कितना हो जाएगा? 16। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। मतलब पहला भाग क्या मिला आपको? 8, और दूसरा भाग क्या मिला? 25 - 8, दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा? 136 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? आप चाहें तो इधर पे 9 कैरेट रख दीजिए, तो 25 - x + 9 = x, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां से भी x आपका जो निकलेगा वो सीधे सीधे क्या निकल जाएगा? 17 निकल जाएगा। आप चाहें तो वैसा भी कर सकते हैं। देखिए, एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति सभी उपस्थित व्यक्तियों से हाथ मिलाता है। यदि कुल हैंडशेक 66 हुए तो पार्टी में कितने व्यक्ति थे? ऐसे प्रश्नों को आप ऑप्शन से कर सकते हैं, चाहे तो। ऑप्शन से नहीं करना चाहेंगे तो प्रोसीजर भी है। ये क्रमचय का प्रश्न है, क्रमचय का प्रश्न है ये। देखिए क्या बोल रहा है?
कुल हैंड से कितने हुए? 66 हुए। तो पार्टी में कितने व्यक्ति थे? तो इसका अगर आप प्रोसीजर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए पार्टी में x व्यक्ति थे, प्रत्येक एक दूसरे से हैंडशेक कर रहे हैं, मतलब क्या हो जाएगा, XC2, इसकी वैल्यू क्या दे दिया है आपको? 66 दे दिया है। यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई 2 बराबर 66। तो यहां से x आप निकाल सकते हैं वर्ग समीकरण बना के। अगर इतना लेंदी नहीं करना है तो ऑप्शन से देखिए, अगर मैं x की वैल्यू क्या लेता हूं, 12 लेता हूं, x की वैल्यू 12 लेता हूं तो 12C2 कितना आएगा, 12 इंटू 11/2, ये देखिए कितना आ गया, 66 आ गया। 66 आपको दिया है कुल हैंडशेक, मतलब आंसर क्या हो गया आपका, 12 हो गया। ठीक, तो ऑप्शन से भी सीधे सीधे आप कर सकते हैं ऐसे प्रश्नों को। कुछ व्यक्ति तथा समान संख्या में घोड़े कहीं जा रहे हैं, तो मान लीजिए x व्यक्ति हैं और घोड़े भी कितने हैं, x। आधे व्यक्ति घोड़ों की पीठ पर बैठे हैं, तो x/2 व्यक्ति घोड़ों की पीठ पर बैठे हैं, तो बचे कितने, x/2 जो कि पैदल जा रहे हैं, और घोड़े कितने हैं, x। तो x घोड़े के पैर कितने हो जाएंगे, 4x, और x/2 व्यक्तियों के पैर कितने हो जाएंगे, 2 इंटू x/2। कुल पैरों की संख्या देखिए दिया होगा प्रश्न में, कितना, 70। तो 5x बराबर कितना हो गया, 70। तो x बराबर कितना मिल गया आपको, 14। ठीक है, आसान प्रश्न था। एक घोड़े के 4 पैर, तो x घोड़े के कितने, 4x, और पैदल कितने जा रहे हैं, x/2 आदमी जा रहे हैं, प्रत्येक के 2 पैर, तो x/2 के कितने हो गए, 2 इंटू x/2। दोनों को जोड़ेंगे तो कुल पैर कितने हो गए, 70। आप देख पाएंगे एक्सप्लेनेशन भी वैसा ही दिया गया है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ए तथा बी में से प्रत्येक के पास कुछ रुपए हैं। यदि ए बी को 50 रुपए देता है तो बी के पास ए के पास बचे रुपए से दुगने रुपए होंगे। यदि बी ए को 20 रुपए देता है तो ए के पास बी के पास बचे रुपए से तिगुने रुपए होंगे। ए के पास कितने रुपए हैं? तो देखिए, मान लीजिए ए के पास x रुपए हैं और बी के पास y रुपए। तो पहला लाइन क्या बोल रहा है, ए बी को 50 रुपए देता है, ए जो है वो बी को 50 रुपए देता है, तो बी के पास कितने हो गए, y प्लस 50, और ए के पास कितने हो गए, देखिए x माइनस 50। आगे क्या बोला, ए के पास बचे रुपए से दुगने रुपए हो गए, तो ये बचे रुपए से क्या हो गए, दुगने। ये देखिए, तो यहां से सॉल्व करके क्या लिखेंगे, समीकरण 1। दूसरा लाइन, यदि बी ए को 20 रुपए देता है तो ए के पास कितने हो गए, x प्लस 20। तो ए के पास बी के पास बचे रुपए का कितना हो गया, तिगुना हो गया। दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेंगे, x और y की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 225 मीटर लंबी रोड के एक और बराबर दूरी पर 26 पेड़ लगाए हैं। इस दूरी के आरंभ में तथा अंत में भी पेड़ लगे हैं। दो क्रमागत पेड़ों की बीच की दूरी कितनी है? मतलब 225 मीटर लंबी रोड है, सामने भी, आरंभ में और लास्ट में भी पेड़ लगे हुए हैं। उनको मिलाकर कुल कितने पेड़ लगे हैं, 26 पेड़ लगे हैं। अगर मैं देखूं ऐसा 26 पेड़, तो गैप कितने मिलेंगे आपको, ये 25 गैप मिलेंगे। इस 25 गैप की वैल्यू कितनी है, 225। तो यहां पे आप एक गैप की वैल्यू कितनी निकाल लेंगे, 225/25, कितना, 9 मीटर। यही गैप क्या बता रहा है, दो क्रमागत पेड़ों की बीच की दूरी को। जब एक गेंद कुछ ऊंचाई से गिरती है तो यह धरती से टकराकर 3/4 भाग तक उछलती है। यदि किसी गेंद को 32 मीटर ऊंचाई से गिराया जाए तो अपने तीसरे उछाल में यह कितनी ऊंचाई तय करेगी? बहुत आसान है, 32 मीटर से गिराए, पहली बार कितनी उछली, उसका 3/4, वापस से कितनी, उसका 3/4, वापस से इस पूरे का 3/4। आंसर क्या आ गया, तेरा सही 1/2। कुछ छात्रों ने एक पिकनिक मनाने की योजना बनाई जिसमें भोजन पर 5000 खर्च होने थे, परंतु 5 विद्यार्थियों के न जाने से प्रत्येक सदस्य पर 50 रुपए अतिरिक्त खर्च बढ़ गया। कितने छात्र पिकनिक पर गए? देखिए, x छात्र पिकनिक पर गए, तो अगर मैं लिखता हूं 5000/x, तो ये क्या बता रहा है, प्रति छात्र खर्च को बता रहा है। कुल छात्र कितने हैं, x, 5000 रुपए खर्च करने थे, कुल छात्र हैं x, तो ये क्या बताएगा, प्रति छात्र खर्च। इसके पहले कितने छात्र जाने थे, x + 5। देखिए क्या बोला था,
परंतु 5 विद्यार्थी के न जाने से, मतलब पहले कितने जाने थे, x प्लस 5 जाने थे, तब प्रति विद्यार्थी खर्च कितना आता, 5000 बटे x प्लस खर्च कितना आता, पहले 5000 अपॉन x प्लस 5, ये प्रति छात्र खर्च आता पहले, और ये आएगा प्रति छात्र खर्च अब की स्थिति में। दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 50 होगा। तो क्या निकाल देंगे आप यहां से, x की वैल्यू निकाल देंगे, मतलब कितने छात्र पिकनिक पर गए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक 80 मीटर ऊंचे गोल खंबे एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, परंतु दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। खंबे के ऊपरी सिरे पर पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा। आसान है, देखिए 2 मिनट में बंदर की शुद्ध चढ़त जो है वो कितना है, 3 मीटर। क्यों 3 मीटर, क्योंकि 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे आता है, मतलब 2 मीटर नीचे फिसल रहा है और 5 मीटर ऊपर चढ़ रहा है। इसका मतलब 3 मीटर ऊपर चढ़ता है वो कितने मिनट में, 2 मिनट में। सिंपल सी बात है, ये देखिए 5 मीटर चढ़ा, फिर दूसरे ही मिनट में 2 मीटर नीचे आ गया, मतलब शुद्ध चढ़त कितनी है उसकी, 3 मीटर की। कितने मिनट में, 2 मिनट में। अब देखिए 3 मीटर चढ़ने के लिए लिया गया समय कितना, 2 मिनट, तो 75 मीटर चढ़ने के लिए लिया गया समय कितना होगा, 50 मिनट। तो 50 मिनट में 75 मीटर चढ़ गया, उसके बाद 51वें मिनट में 5 मीटर और चढ़ा, तो कितना हो गया आपका, 80 मीटर हो गया, मतलब 51 मिनट में 80 मीटर चढ़ जाएगा। 1/2 तथा 3/5 के बीच निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या होगी। देखिए मेंस में ऐसे क्वेश्चन पूछता है, आपको पता होगा 2 संख्याओं के बीच या 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। अनंत मतलब इन दोनों के बीच में अनंत परिमेय संख्या निकाल सकता हूं, लेकिन बोला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए 1/2 की वैल्यू निकाल लो, 3/5 की वैल्यू निकाल लो। अब देखिए इन दोनों के बीच में इनमें से कौन सी वैल्यू आ रही है, तो आप देखेंगे कौन सी आएगी, 0.57 वाली। तो आंसर क्या हो गया आपका, 4/7 हो गया। 2 ऐसी संख्याएं हैं जिनमें से पहली संख्या को 2 बार तथा दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए तो योग 100 प्राप्त होता है। पहली संख्या मान लिया x, दूसरी संख्या y, पहली संख्या को 2 बार और दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए तो योग कितना मिला, 100। पहली संख्या को 3 बार और दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ा जाए तो योग कितना मिला, 120। दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू को निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 270 है, इनमें से दूसरी तथा 5वीं संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो 5 क्रमागत संख्या मतलब क्रम से होनी चाहिए। अगर पहली 2 है तो दूसरी 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। अगर पहली 10 है तो दूसरी 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, ऐसा होना चाहिए। तो पहली x है तो अगली x+1, फिर x+2, x+3, x+4, ये हो गई 5 क्रमागत संख्या। इनका योग कितना लिख दीजिए आप, इनका योग 270। तो क्या निकाल देंगे, x मिल गया तो दूसरी संख्या मिल जाएगी और 5वीं संख्या, उन दोनों का योग आप बता पाएंगे। किसी कंपनी के कर्मचारियों में से 2/3 कुशल कार्यकर्ता हैं तथा शेष अकुशल हैं। यदि कुशल कार्यकर्ताओं का 5/9 तथा अकुशल कार्यकर्ताओं का 7/8 अस्थायी हो तो कुल कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि स्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या 296 है। देखिए समझते हैं इसको। कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी बोल दी आप, x। तो कुशल कितने हैं, 2/3x। तो अकुशल कितने बचे, x में से घटा दीजिए 2/3x को, कितना आ गया, x/3। अब देखिए अस्थायी कर्मचारी के लिए क्या बोला, कुशल कर्मचारियों का 5/9 और अकुशल कर्मचारियों का 7/8, दोनों का योग क्या है आपके, अस्थायी कर्मचारी। तो अस्थायी कर्मचारी मिल गया आपको। तो स्थायी कर्मचारी कितने हो जाएंगे, x में से घटा दीजिए अस्थायी को, तो ये मिल गया आपको स्थायी कर्मचारी। इनकी संख्या दिया है 292, तो क्या मिल गया आपको, x मिल गया। जैसा जैसा बोला वैसे वैसे आप जमा दिए हैं। 2 किलोमीटर लंबी एक सड़क के दोनों किनारों पर समान दूरियों पर कुल 201 पेड़ लगाए गए हैं। 50 किलोमीटर लंबी एक सड़क पर उसके दोनों किनारों पर
कुल मिलाकर ऐसे कितने पेड़ लगाए जाएंगे ताकि दो क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी वही रहे जो 2 किलोमीटर लंबी सड़क के दो क्रमागत पेड़ों के बीच की है। सेम वैसा ही क्वेश्चन मैंने कराया था अभी। केवल ध्यान रखेंगे इस बात का, अगर कुल मान लो 10 पेड़ लगे हैं तो गैप कितने होंगे? 9 होंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे। मान लो ये 50 मीटर की दूरी है, 10 पेड़ लगाया हूं मैं, तो ये जो गैप होंगे वो कितने होंगे? देखिए 9 होंगे। इन 9 गैप्स की वैल्यू क्या लूंगा मैं? 50 मीटर। 9 गैप बोला मतलब पेड़ 10, 10 गैप बोला मतलब पेड़ 11। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के आप इस प्रश्न को हल कर सकते हो। ऐसा ही एक प्रश्न मैं पहले करा चुका हूं, यह प्रश्न आसानी से हो जाएगा। रूट 49 की वैल्यू कितनी? 7। 7 में 29 को जोड़ेंगे तो 36, 36 का वर्गमूल 6, 19 और 6 25, 25 का वर्गमूल 5, 5 और 11 16, 16 का वर्गमूल 4, 4 और 5 9, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बन जाएगा ये प्रश्न। देखिए इस प्रश्न में करना क्या है आपको? वर्गमूल को हटाएंगे तो दूसरे साइड क्या लग जाएगा? वर्ग लग जाएगा, क्योंकि वर्गमूल हटता है तो दूसरे साइड क्या लग जाता है? वर्ग लग जाता है। तो वर्ग लगा के सॉल्व कर दीजिए। 169 बटे कितना? 144। एक को ले जाइए उधर पे, तो 169 बटे 144 माइनस 1, तो कितना हो गया? 169 माइनस 144 बटे 144। 9 में 4 कितना? 5, 6 में 4 कितना? 2। तो यहां पे x की वैल्यू आप देख पा रहे हैं कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे क्या दिया है आपको? वर्गमूल 4 की पावर n। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का एक तरीका तो ये होता है, जैसा कि मैंने बताया था, एक आधार को समान कर लीजिए। आधार समान है तो पावर क्या हो जाएंगी? बराबर। ये देखिए m बराबर क्या लिख देंगे आप? n। इस तरीके से आप बना सकते हैं। पहले तो क्या करिए, वर्गमूल को हटा दीजिए, तो 1024 की पावर क्या हो जाएगा? 2। 1024 को तोड़ दीजिए 4 की पावर में। ये देखिए 4 की पावर क्या लिखूंगा इसको? 5, उसकी पावर 2, तो 4 की पावर 10। तो n की वैल्यू कितना बता दिए? 10। इस प्रश्न को भी आप सॉल्व कर सकते हो। 18,225 का वर्गमूल 135 होता है, तो इन चारों को जोड़ने पर कितना आएगा? तो इसकी वैल्यू तो 135 सीधे पुट कर देंगे। इसको क्या लिखेंगे आप? ऐसा लिखेंगे, जब भी दशमलव में वर्गमूल होता है तो आप p बटे q के रूप में बदल देंगे। 2 अंक के बाद दशमलव, नीचे 2 जीरो। यहां पे 4 अंक के बाद दशमलव है तो नीचे कितने जीरो? 4 जीरो। यहां पे देखिए 6 अंक के बाद दशमलव है तो क्या लिख दूंगा मैं? नीचे 6 जीरो लिख दूंगा। इसका वैल्यू 135, नीचे कितना हो जाएगा? 1000। इसका वैल्यू 135, नीचे कितना हो जाएगा? 100। इसका वैल्यू 135, नीचे कितना हो जाएगा? 10। और इसका तो 135 है। सबको जोड़ दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। जो भी आ रहा हो देख लीजिएगा। देखिए अनंत तक जाता है तो ऐसे प्रश्नों को हल करने का एक ट्रिक बता रहा हूं। इसका प्रोसीजर थोड़ा लेंदी है। ट्रिक क्या होता है? जो भी डेटा दिया होता है उसको 2 पार्ट में तोड़ देते हैं, और 2 ऐसे पार्ट में तोड़ते हैं जिनको गुणा करने पर दी गई संख्या मिल जाए और घटाने पे कितना आए? 1 आए। तो 6 को तोड़ दिया 3 और 2 में, गुणा करने पे 6 आएगा, घटाने पे 1 आएगा। अब अगर प्लस वाला प्रश्न है तो बड़ी संख्या को आंसर बोल दो। अगर माइनस वाला होता ऐसा कुछ तो आंसर क्या बोल देते? इसका 2 बोल देते। प्लस वाले में बड़ी संख्या को आंसर, माइनस वाले में छोटी संख्या को आंसर बोलेंगे। इसको देखिए, वर्गमूल में अगर दशमलव वाला है तो दशमलव को p बटे q के रूप में चेंज करेंगे। 121 का वर्गमूल होता है 11 और 1000 का 31 दशमलव समथिंग होता है। ठीक है, भाग देंगे तो लगभग 0.34 के आसपास आता है। ये इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। दशमलव में अगर वर्गमूल है तो आप उसको p बटे q में चेंज करेंगे ही। किस लघुत्तम संख्या को 13,218 में जोड़ दें जिससे कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए? तो सबसे पहले आपको 13,218 का भाग विधि से वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो भाग विधि से वर्गमूल निकालने का तरीका आपको पता होना चाहिए। ये सब जानकारी चाहिए तो आप रेगुलर क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट के एक्सप्लेनेशन में पूरे मेथड को मैं समझा नहीं सकता। तो यहां कितना हो जाएगा? 21 एकम 21, जोड़ दीजिए कितना हो गया? 22। कितना लगा दीजिए यहां पे?
5 लगा के देखिए, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 दूनी 10 और 11, ज्यादा हो गया तो 4 लगा दीजिए, 4 चौको 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8, तो यहां कितना लगेगा 4, यहां कितना 4, लगभग 896। इसका मतलब इसका जो वर्गमूल है वो कितना आ रहा है, 114 दशमलव समथिंग आ रहा है। ठीक, इसका मतलब इसमें छोटी से छोटी संख्या जोड़ूंगा तो जो अगला पूर्ण वर्ग बनेगा उसका वर्गमूल कितना आएगा, 115 आएगा। 114 दशमलव समथिंग के जस्ट आगे क्या आएगा, 115। देख लीजिए कि 115 वर्गमूल होता किसका है, तो आप कैसे देखेंगे, 115 इंटू 115 करके, 115 इंटू 115 करेंगे तो शायद ये मिलेगा आपको 13,225, और 13,225 क्या होगा, पूर्ण वर्ग। इसका मतलब 13,218 के जस्ट आगे जो पूर्ण वर्ग है वो है 13,225। तो यहां से यहां आने में कितना जोड़ रहे हैं आप, 7 जोड़ रहे हैं। ये होता है तरीका। ठीक, यहां देखिए परिमेयकरण का क्वेश्चन दिया हुआ है। परिमेयकरण कैसे करते हैं, नीचे जो भी डेटा होता है उसका ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा, ऊपर 3√6, नीचे क्या बन जाएगा 3 2 6, √3 3 हो जाएगा, 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो क्या बचा √6/2, √6 की वैल्यू पुट करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ये देखिए दोनों एक ही प्रकार के प्रश्न दिख रहे हैं, केवल एक प्रश्न को समझा रहा हूं मैं। क्या लिखा हुआ है देखिए, क्या लिखा हुआ है देखिए, 7 + 2 √10। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए पहले आप 7 + 2 √10 को हल करेंगे। अब यहां पे देखिए क्या दिख रहा है आपको, √10, 7 और 2। अब देखिए 10 को आप तोड़ेंगे, 10 को आप ऐसा तोड़ेंगे जिसको जोड़ने पे क्या मिल जाए, 7 मिल जाए। तो 10 को आप क्या तोड़ सकते हैं, √5 इंटू √2 में तोड़ सकते हैं। और इस 7 को मैं क्या लिख देता हूं, 5 + 2, 2√5 √2। 5 को क्या लिख सकता हूं मैं, √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2√5 √2। तो a² + b² + 2ab बन गया। ये इसको क्या लिखूंगा मैं, a + b का होल स्क्वायर। मतलब इसकी वैल्यू क्या मिल गया आपको, √5 + √2 का होल स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर रूट लगाऊंगा तो वर्ग और वर्गमूल हट जाएगा, तो बचेगा क्या, √5 + √2। ये देखिए √5 + √2। इसी प्रकार आप यहां देखिए 6 को तोड़ेंगे 3 और 2 में, 5 को तोड़ेंगे 3 और 2 में। यहां देखिए 6 को तोड़ पाएंगे ना, क्या लिखेंगे, √3 √2। 5 को क्या लिखेंगे, √3² प्लस √2²। तो a² + b² + 2ab, यहां वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक, देखिए ये प्रश्न लिखा हुआ है। आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, आपको √a √b चाहिए तो क्या करिए, जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो √b से √b कैंसिल, 2√a = कितना आ गया, 18। तो √a = कितना आ गया, 9। √a 9 आ गया तो √b कितना आ जाएगा, 8। यहां पे पुट करेंगे तो √b कितना आ गया, 8। दोनों को गुणा कर दीजिए, कितना आ गया, 72। ऐसा भी कर सकते हैं या ये भी कर सकते हैं आप। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक माली 17,956 पौधे इस प्रकार लगाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियां हैं। तो एक पंक्ति में कितने पौधे हैं, मतलब क्या बोल रहा है, 17,956 का क्या निकाल दीजिए, वर्गमूल 136 आएगा ये। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो एक पूर्ण वर्ग है तथा 10, 12, 15, 18 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त होती है। मतलब आपको छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो 10, 12, 15, 18 से पूर्णतया विभक्त हो, साथ ही साथ पूर्ण वर्ग भी हो। तो मैं अगर केवल इतना बोलूं कि छोटी से छोटी संख्या जो इन चारों से पूर्णतया विभक्त हो, मतलब क्या निकालेंगे आप, उसका एलसीएम। तो आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा, 180 आएगा। तो छोटी से छोटी संख्या 180 है जो इन चारों से पूर्णतया विभक्त हो रही है, लेकिन 180 पूर्ण वर्ग नहीं है। समझ पा रहे हैं, 180 पूर्ण वर्ग नहीं है। 180 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 5 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका आंसर, 900 आ जाएगा।
क्यों 5 का गुणा किए? ये देखिए 10, 12, 15 और 18 का अगर आप एलसीएम निकालोगे, ऐसा ही एलसीएम निकालते हैं, कितना बनेगा यहाँ पे 3। ये देखिए 3 से करेंगे यहाँ पे 5, 1, 5, 3, फिर 3 से करेंगे 5, 1, 5 और 1, वापस से किससे करेंगे 5 से। कितना आया देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 मतलब कितना 180। तो 180 छोटी से छोटी संख्या है जो इन चारों से पूर्णतः विभाजित हो रही है, लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि 2 का पेयर कंप्लीट, 3 का कंप्लीट, 5 का इनकम्प्लीट है। तो 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे क्या बन गया, ये पूर्ण वर्ग भी बन गया। ठीक, तो इस प्रकार हल होगा आपका क्वेश्चन नंबर 47। चलिए, वह संख्या कौन सी है जिसका वर्ग 975 तथा 585 के वर्गों के अंतर के बराबर है? तो देखिए वह संख्या कौन सी है जिसका वर्ग, तो वह संख्या x है जिसका वर्ग 975 के वर्ग और 585 के वर्ग के अंतर के बराबर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मल्टीप्लाई करके क्या निकाल देंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। एक धनात्मक संदूक का आयतन, मतलब घन के बारे में बोला है। आयतन कितना है 13.824 घन सेंटीमीटर। इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? तो देखिए घन का आयतन, अगर घन की भुजा x है तो घन का आयतन क्या हो जाएगा x क्यूब। इसकी वैल्यू कितना दिया है 13.824, तो x बराबर कितना हो जाएगा घन मूल 13.824, p बटे q में चेंज करेंगे, डिवाइड बाय कितना 1000। 13,824 का घनमूल निकालेंगे, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 1000 का घनमूल 10। कर लेंगे इसको सॉल्व। ये देखिए 13,824 का घनमूल 24 आएगा और नीचे कितना 10। यहां देखिए घनमूल 7 बटे 875, 7 से कट कर दीजिए तो 1 बटे 125 आएगा, तो 1 का घनमूल 1 और 125 का हो जाएगा 5। ठीक है, 50 से 1000 के मध्य पड़ने वाली पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या कितनी होगी? पूर्ण वर्ग का मतलब समझ पा रहे हैं? पूर्ण वर्ग का मतलब होता है जिसका वर्गमूल जो है प्राकृत संख्या है। जैसे 4 का वर्गमूल जो है ये 2 आता है, मतलब 4 पूर्ण वर्ग है। 9 का वर्गमूल 3 आता है, मतलब 9 भी क्या है पूर्ण वर्ग। तो 50 के जस्ट बाद पूर्ण वर्ग क्या आएगा 64। 50 के जस्ट बाद पूर्ण वर्ग क्या आएगा 64, जिसका वर्गमूल क्या होता है 8। और 1000 के जस्ट पहले पूर्ण वर्ग क्या आएगा 961, जिसका वर्गमूल क्या होता है 31। ये देखिए 961 का वर्गमूल क्या होता है 31। मतलब 50 के जस्ट बाद 64 और 1000 के जस्ट पहले 961 क्या है आपका पूर्ण वर्ग। तो देख लीजिए कितने हैं 8 से 31, मतलब कितना 24। 8 भी इंक्लूड होगा, 31 भी इंक्लूड होगा, मतलब पूर्ण वर्ग की संख्या कितनी है 24 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी विद्यालय में 450 विद्यार्थी हैं, जिसमें 325 फुटबॉल खेलते हैं, 175 क्रिकेट खेलते हैं एवं 50 ना तो फुटबॉल खेलते हैं ना ही क्रिकेट खेलते हैं। कितने विद्यार्थी फुटबॉल एवं क्रिकेट दोनों खेलते हैं? तो देखिए ये जो गोला है ये बताएगा फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या 325, और ये जो गोला है ये बताएगा क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या 175। मतलब ये कंप्लीट गोला, ये देखिए ये बता रहा है 325 विद्यार्थियों को। इस 325 में केवल फुटबॉल प्लस फुटबॉल एवं क्रिकेट ये दोनों विद्यार्थी आएंगे। केवल फुटबॉल खेलते हैं वो भी आएंगे, फुटबॉल एवं क्रिकेट खेलते हैं वो भी आएंगे। ये 175 में केवल क्रिकेट, साथ में क्रिकेट और फुटबॉल ये दोनों टाइप के विद्यार्थी आएंगे। तो अगर मान लीजिए दोनों गेम खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या मैं x बोलता हूं, तो केवल फुटबॉल वाले कितने हो जाएंगे 325 माइनस एक्स, केवल क्रिकेट वाले कितने हो जाएंगे 175 माइनस एक्स। समझ पा रहे हैं? केवल फुटबॉल वाले 325 माइनस एक्स, केवल क्रिकेट वाले 175 माइनस एक्स, और एक्स जो है वो दोनों खेलते हैं। तो कुल विद्यार्थी 450 हैं। 450 में से केवल क्रिकेट एवं फुटबॉल और केवल फुटबॉल, इसको माइनस कर दो
तो क्या बचेगा? ना तो क्रिकेट ना तो फुटबॉल, और ना तो क्रिकेट और ना तो फुटबॉल खेलने वाले कितने लोग हैं? 50। तो यहां से क्या फाइंड कर सकते हैं आप? x की वैल्यू, यहां से x अगर आप फाइंड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? x 100 मिलेगा, क्योंकि टोटल में से केवल क्रिकेट, केवल फुटबॉल, साथ में क्रिकेट और फुटबॉल को जोड़ के माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? ना तो क्रिकेट ना तो फुटबॉल। देखिए, एक व्यक्ति एक नौकर को इस शर्त पर नौकरी देता है कि वह व्यक्ति उसे 1 साल के बाद 90 रुपए तथा पगड़ी देगा। नौकर केवल 9 महीने काम करता है तथा वह 65 रुपए तक पगड़ी प्राप्त करता है, तो पगड़ी का मूल्य बताइए। देखिए, 1 साल के लिए काम करेगा तो उसे क्या देगा? 90 रुपए प्लस पगड़ी। नौकर केवल 9 महीने तक काम करता है, तो 9 महीने तक काम करेगा तो उसे क्या मिलेगा? 12 महीने तक का वेतन 90 रुपए प्लस पगड़ी, तो 1 महीने का वेतन कितना हो जाएगा? 90 रुपए प्लस पगड़ी इंटू कितना? 1/12, ये हो जाएगा 1 महीने का वेतन। तो 9 महीने का वेतन कितना हो जाएगा? 90 रुपए प्लस पगड़ी इंटू 9/12। ठीक है, और यहां पे आप देख पा रहे हैं 9 महीने तक काम किया तो उसे कितना रुपए पगड़ी मिला? 65। तो यहां देखिए 65 रुपए पगड़ी मिला है उससे, तो यहां पे मैं क्या लिख देता हूं? पगड़ी जो है वो 65 रुपए मिल रहा है, तो 90 रुपए 9/12 को क्या लिख दिया मैं? 3/4, तो 3/4 प्लस 3/4 इंटू पगड़ी। अब आप देख पा रहे हैं ये क्या है? 9 महीने का वेतन, और 9 महीने का वेतन है कितना? ये देखिए 65 पगड़ी, तो यहां क्या लिख दिया? 65 और साथ में क्या? पगड़ी। तो 65 प्लस पगड़ी, ये 9 महीने का वेतन है, और ये भी क्या है? 9 महीने का वेतन। दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो आप यहां से क्या निकाल सकते हैं? पगड़ी का मूल्य निकाल सकते हैं। समझ पा रहे हैं? तो ध्यान रखेंगे 9 महीने का जो वेतन है ये, इसको बराबर कर देंगे किससे? 65 तक पगड़ी, मतलब 65 रुपए पाया, साथ में क्या पाया? पगड़ी पाया। तो क्या लिख दिया मैं? 65 प्लस पगड़ी लिख दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दो संख्याओं के योग को अलग अलग दोनों संख्याओं से गुणा कर दिया जाता है, तो इस तरह गुणनफल क्रमशः 247 तथा 114 आता है। तो उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ये देखिए, दो संख्या मान लिया x और y, तो दोनों संख्याओं से गुणा किया जाता है अलग अलग। किसको? योग को। तो x प्लस वाई को गुणा किया x से, और x प्लस वाई को गुणा किया y से, तो क्रमशः 247 और 114 आता है। तो यहां से आप दो इक्वेशन है, दो अननोन, दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। आप दोनों को जोड़ देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आ जाएगा। ये होता क्या है? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो एक्स प्लस वाई कितना मिल जाएगा? 19। देखो ए तथा बी विषम संख्या है, तो इनमें से कौन सा सम है? तो विषम संख्या मान लिया a1 और b कितना? 3, तो क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन 1 प्लस 3, 1 इंटू 3, 4 प्लस 3 7, ये तो विषम आ रहा है। दूसरा ऑप्शन 1 प्लस 3 माइनस 1, 4 माइनस 1 3, ये भी क्या आ रहा है? विषम। 1 प्लस 3 प्लस 1 कितना आ गया? 5, ये भी क्या आ रहा है? विषम। कौन सा आएगा सम? यही आएगा। a की वैल्यू कितना पुट किया? 1, b की वैल्यू 3, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3, 4 प्लस 6 कितना आ गया? 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। दीवार घड़ी 9 बजे टन टन करने में 9 सेकंड का समय लेती है, 11 बजे टन टन करने में कितना समय लेगी? तो एक बात का ध्यान रखेंगे, ये जो प्रश्न है इसमें थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हो गया है। क्वेश्चन एक्चुअल में क्या होता? दीवार घड़ी 9 बजे 9 बार टन टन करने में 9 सेकंड का समय लेती है, तो 11 बजे 11 बार टन टन करने में कितना समय लेगी? ठीक है, क्वेश्चन ये था। समझेंगे कैसे बनेगा? थोड़ा सा इसका ऑप्शन भी चेंज होगा यहां पे। देखिए 9 बजे 9 बार टन टन करने में 9 सेकंड का समय लेती है। समझेंगे इस बात को। 9 बजा, ये देखिए ये 9 बज गया, तो कितने बार टन टन की? 9 सेकंड में 9 बार टन टन की। क्या लिख रहा हूं? देखिए 9 बार टन टन की कितने सेकंड में? 9 सेकंड में। मतलब ऐसा कुछ हुआ होगा, ऐसा समय हुआ होगा, और 9 बार टन टन की। लेकिन आप समझेंगे ये एक्चुअल में 9 बार नहीं होगा, 8 बार होगा, क्योंकि 9 जब बजा होगा करेक्ट, उस समय भी तो 1 बार टन टन की होगी। तो वो आपका जब 9 करेक्ट बजा होगा तभी टन टन कर दी, उसको काउंट करके कितने बार लिखा है? ये 9 बार।
उसके बाद पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, ऐसे करते हुए जब 9 सेकंड हुए तो कितने बार बचा टन टन? 8 बार बचेगा, ध्यान रखेंगे। मतलब एक बार टन टन करने में कितना समय लगेगा? 9/8 सेकंड लगेगा। केवल यही समझना है, क्योंकि ये जो 9 बार टन टन है वो 0 सेकंड पे जो टन टन की होगी उसको मिला के है 9 बार। इसका मतलब जो बचे 9 सेकंड है उसमें कितने बार टन टन होगा? 8 बार टन टन। तो 8 बार टन टन होने में 9 सेकंड लगा, तो एक बार टन टन करने में 9/8 सेकंड। तो यहां क्या पूछ रहा है? 11 बार टन टन करने में कितना समय लगाएगी? तो 11 बार टन टन करने में 9/8 इंटू 11, 99/8, 12 पॉइंट समथिंग आएगा इसका आंसर। करेक्ट कर लीजिएगा, ये ऑप्शन 12 पॉइंट समथिंग होगा। केवल आपको ये बात समझनी है कि 9 बार 9 सेकंड में टन टन की, लेकिन एक्चुअल में कितना बार है ये? 8 बार। मतलब 8 बार टन टन करने में कितना समय लगाई है वो? 9 सेकंड लगाई है, क्योंकि करेक्ट 9 बजे का टन टन जो हुआ है वो 0 सेकंड पे हो गया है। तो बचे कितने सेकंड? 9 सेकंड। 9 सेकंड में कितने बार टन टन बचा? 8 बार। तो एक बार टन टन करने में 9/8 सेकंड, तो 11 बार के लिए कितना? 99/8 सेकंड, 12 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो आपको रिजल्ट पता होगा, x की पावर n+1। n अगर विषम होता है तो ये x+1 से विभाजित होता है। तो यहां पे क्या दिया हुआ है? 67 की पावर 67 प्लस 67, इसको 68 से विभाजित कर रहे हैं, तो आप इसको ब्रेक कर देंगे ऐसा। ये देखिए, अब ये डेटा जो है 68 से क्या होगा? विभाजित, शेषफल कितना बचा? 66। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 3a और 4b का अंकगणितीय माध्य 50 से अधिक है। ये देखिए अंकगणितीय माध्य 50 से अधिक है, तो 3a प्लस 4b कितना मिला? ग्रेटर देन 100। a की वैल्यू क्या दे दिया है? 2b। तो a के प्लेस पे कितना रख दिया? 2b। तो क्या आ गया? 6b प्लस 4b। 10b ग्रेटर देन 100, तो b कितना आ गया? ग्रेटर देन 10। अब देखिए ऑप्शन अगर आप देख पा रहे हैं तो a की वैल्यू पूछा है, पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? 20, 21, 18, 19। जब b 10 से ज्यादा है मतलब a तो 20 से ज्यादा ही होगा, क्योंकि a क्या है? 2b। तो b जो है 10 से ज्यादा है मतलब a जो होगा वो 20 से क्या होगा? ज्यादा ही होगा। तो आंसर क्या होगा आपका? 21। पूर्णतः जल से भरे एक पात्र का वजन 2.25 किलोग्राम है। पात्र के 0.2 भाग में जल भरा होने पर उसका वजन 0.77 किलोग्राम है। पात्र के 0.4 भाग में जल भरा होने पर उसका वजन कितना होगा? पूर्णतः जल से भरे एक पात्र का वजन 2.25 किलोग्राम है, मतलब पात्र में जल भरा है, तो जल प्लस पात्र दोनों का मिला के वजन क्या दिया है? 2.25 किलोग्राम। ये देखिए जल का भार x और टैंक का भार y, तो x प्लस y कितना दिया है? 2.25। जब जल 0.2x है, पात्र तो उतना ही रहेगा, दोनों का मिलाएंगे तो 0.77। एक और इक्वेशन बना होगा, तो यहां से ये देखिए, यहां से क्या मिल जाएगा आपको? 0.2x प्लस y बराबर 0.77। दो समीकरण है, दो अननोन है, आप x और y फाइंड कर सकते हैं। तो x मिल गया, y मिल गया। तो बोला क्या था? जल कितना होना चाहिए? 0.4 प्लस y, ये पूछ रहा था। तो x पता है, y पता है, वैल्यू पुट करेंगे, आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए 9 बजे से 2 बजे एक समान चाल से तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 36 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। दोपहर 12 बजे तापमान क्या था? तो आप देख पा रहे हैं कुल वृद्धि 15 डिग्री सेंटीग्रेड की हुई। कितने समय में? 5 घंटे में। मतलब प्रति घंटा कितना डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा? 3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 9 बजे तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो 12 बजे कितना होगा? 3 प्लस 3 प्लस 3, मतलब कितना बढ़ा दो? 9 बढ़ा दो, कितना हो गया? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। मिनट की सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। मिनट सुई द्वारा 30 मिनट में तय किया गया क्षेत्रफल। ये देखिए, मान लीजिए ये मिनट की सुई है, मान लीजिए ये मिनट की सुई है, इसकी लंबाई कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो 30 मिनट में कितना चलेगी ये? 30 मिनट में इतना चलेगी, मतलब कितना डिग्री चली? 180 डिग्री। आपको पता है 360 डिग्री के लिए क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो 1 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बटे 360। तो 180 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बटे 360 इंटू 180। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, 180 बटे 360 को सॉल्व करेंगे 77 आ जाएगा।
15 अगस्त 1997 को शुक्रवार था, तो 15 अगस्त 1998 को क्या होगा? देखिए 15 अगस्त 1997 को शुक्रवार था, तो 15 अगस्त 1998 पूरा एक साल का वृद्धि हुआ है, और बीच में फरवरी जो पड़ेगा वो 28 दिन का पड़ेगा, क्योंकि फरवरी जो पड़ेगा वो 1998 वर्ष का पड़ेगा, जो कि साधारण वर्ष है, मतलब फरवरी पड़ेगा 28 दिन का, तो केवल एक दिन आगे बढ़ते हैं, तो क्या पड़ेगा आपका? शनिवार पड़ेगा। दो समय अंतराल जो कि एक वर्ष के होते हैं, अगर फरवरी पड़ा 28 का तो एक दिन आगे बढ़िए, फरवरी पड़ा 29 का तो 2 दिन आगे बढ़ जाइए। यदि वह वर्ष जो लीप वर्ष नहीं हो का पहला दिन शुक्रवार हो, तो उस वर्ष का आखिरी दिन कौन सा होगा? पहला दिन शुक्रवार है, लीप वर्ष नहीं है, पहला दिन शुक्रवार है, तो अंतिम दिन भी क्या होगा? शुक्रवार ही होगा, क्योंकि साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन एक समान होता है। सीता का जन्म रविवार 28 नवंबर 1980 को हुआ था, उसकी अगली वर्षगांठ रविवार को किस वर्ष होगी? तो देखिए 28 नवंबर 1980 को क्या था? रविवार था, तो 28 नवंबर 1981 को अगर आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा सोमवार, क्योंकि इसके बीच फरवरी जो आ रहा है वो 28 का आ रहा है। इसी प्रकार 1982 28 नवंबर 1982 को निकालेंगे तो आपको मिलेगा मंगलवार। 28 नवंबर 1983 को निकालेंगे तो आपको मिलेगा बुधवार। लेकिन 28 नवंबर 1984 को निकालेंगे तो आपको मिलेगा शुक्रवार। यहां 2 दिन क्यों बढ़ा? क्योंकि इन दोनों टाइम इंटरवल के बीच में फरवरी आ रहा है 29 का, क्योंकि फरवरी वर्ष होगा 1984 का, और 1984 है लीप वर्ष, फरवरी 29 का, तो 2 दिन आगे बढ़ गया। अब 1985 वाले में क्या पड़ेगा? शनिवार, और 1986 वाले में क्या पड़ेगा? रविवार पड़ेगा। तो आंसर क्या हो गया? 1986। निम्न में से कौन सा शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होगा? शनिवार नहीं होगा, क्योंकि शताब्दी का अंतिम दिन मतलब 100 वर्ष पूरे, 100 में विषम दिन 5 होता है, 5 मतलब क्या लिखेंगे? शुक्रवार। 200 वर्ष पूरे, 200 में विषम दिन 3 होता है, 3 मतलब क्या हो जाएगा? बुधवार। 300 वर्ष पूरे मतलब विषम दिन 1, 1 मतलब क्या लिखेंगे? सोमवार। 400 वर्ष पूरे मतलब विषम दिन 0, 0 मतलब रविवार। यही रिपीट होते हैं। तो आप देख पा रहे हैं रविवार, सोमवार, बुधवार, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? शनिवार। रवि का जन्म 15 अप्रैल 1998 को हुआ था। उसके दोस्त अनंत का जन्म उसके 5 दिन पहले हुआ। यदि गणतंत्र दिवस शुक्रवार को पड़ता है तो अनंत किस दिन पैदा हुआ? तो आप देख पा रहे हैं अनंत का जो जन्म होगा वो कब होगा? 10 अप्रैल 1998 को, 10 अप्रैल 1998 को। और गणतंत्र दिवस उसी वर्ष का मतलब 26 जनवरी 1988 को कौन सा दिन था? शुक्रवार था। 26 जनवरी 1988 को शुक्रवार था। तो आप देख लीजिए 26 जनवरी से 10 अप्रैल जाने में कितने विषम दिन जोड़ने पड़ रहे हैं, उतना ही शुक्रवार में जोड़ दीजिएगा। यदि किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार हो तो इस महीने की 21 तारीख के 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा? 21 तारीख के 5 दिन पहले मतलब क्या हो जाएगा? 16 तारीख। 16 तारीख को दिन बताना है। 3 तारीख को सोमवार, तो 10 तारीख को भी क्या होगा? सोमवार। 17 को भी क्या होगा? सोमवार होगा। 3 तारीख को सोमवार है तो 10 तारीख को सोमवार होगा, 17 तारीख को सोमवार होगा, तो 16 तारीख को आप क्या बता सकते हैं? रविवार। या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं 3 तारीख को सोमवार है तो 16 तारीख को पूछा है क्या होगा? 3 से 16 जाने में कितना जोड़ना पड़ता है? 13। 13 मतलब कितना जोड़ दूंगा? 6 जोड़ दूंगा, क्योंकि 13 विषम दिन या 6 विषम दिन एक ही बात है। तो सोमवार में 6 जोड़ दीजिए, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि। तो आंसर क्या आ गया? रवि। आसान सा क्वेश्चन है। किसी एक विशेष वर्ष का कोई एक महीना शुक्रवार को समाप्त होता है, मतलब 28 तारीख भी हो सकता है, 29 भी, 30 भी और 31 भी। 28 को शुक्रवार, 29 को शुक्रवार, 30 को शुक्रवार, 31 को भी शुक्रवार हो सकता है। तो उस महीने में कुल कितने मंगलवार होंगे? मान लीजिए मैं 30 को लेता हूं, 30 को शुक्रवार था तो 23 को पड़ेगा, 16 को पड़ेगा, 9 को पड़ेगा और 2 को पड़ेगा। 2 को शुक्रवार, तो 1 को क्या है? गुरुवार। तो देखिए 1 मंगलवार तो यहां पड़ेगा, 1 यहां, 1 यहां और 1 यहां। कितने मंगलवार पड़ेंगे? 4। किसी भी दिन को लेके बनाएंगे 4 ही आएगा। 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई, वह केवल बृहस्पतिवार को सिनेमा देखने जाती है, तो आज सप्ताह का कौन सा दिन है? देखिए 9 दिन पहले गुरुवार था, तो उसके 7 दिन बाद भी क्या होगा? गुरुवार। 8वां दिन शुक्रवार, 9वां दिन क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा।
2 और 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी? तो ये देखिए 2 बजा लीजिए, तो 2 और 3 के बीच में घड़ी की सुइयां मिलने के लिए 2 बज के कुछ मिनट होना चाहिए। अब देखिए आपस में मिलना मतलब 0 डिग्री का कोण बनना, तो 0 डिग्री के कोण बनाने के लिए मिनट वाली को कितना तेज करूंगा मैं? 10 मिनट। मिनट वाली 10 मिनट तेज हुई तो दोनों आपस में मिल जाएंगी। तो आपको पता है मिनट वाली सुई 1 मिनट तेज होने में 12/11 मिनट का समय लगाती है, तो 10 मिनट तेज होने में कितना समय लगाएगी? 12/11 इंटू 10, 120/11। कितना आ जाएगा यहाँ पे? 10 सही 10/11। मतलब समय क्या हो गया? 2:10 सही 10/11। इस बात को समझने के लिए आपको घड़ी चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। एक व्यक्ति को आईने में दीवार घड़ी की तस्वीर दिखाई देती है। तस्वीर में मिनट की सुई 12 पर तथा घंटे की सुई 9 पर दिखाई दे रही है। बताइए कि घड़ी में सही समय क्या हो रहा है? मतलब 9 बजा है। तो आपको पता है समतल दर्पण में देखने पर पार्श्व बदल जाते हैं, तो क्या बचता दिखाई देगा? 3। या फिर आप 11:60 से सीधे सीधे घटा दीजिए 9 बजे को, तो क्या मिलेगा? 2:60, मतलब कितना बजेगा? 3 बजेगा। जब भी लंबवत केस होता है, मतलब दर्पण में लंबवत देखते हैं, तो आप 11:60 से माइनस कर देते हैं। मंगलवार को किसी गोष्ठी स्थान में सुबह 8:30 से 15 मिनट पहले पहुंचकर मैंने जाना कि जो व्यक्ति 40 मिनट देर से आया था उससे मैं आधे घंटे पूर्व ही पहुंच गया हूं। गोष्ठी का निर्धारित समय क्या होगा? देखिए 8:30 से 15 मिनट पहले, मतलब आप पहुंच गए 8:15 पे। मैंने पहुंचकर जाना कि जो व्यक्ति 40 मिनट देर से आया था उससे मैं आधे घंटे पूर्व ही पहुंच गया हूं। मतलब उस व्यक्ति से आप आधे घंटे पूर्व पहुंच गए, मतलब वो व्यक्ति पहुंचेगा 8:45 पे। आप 8:15 पे पहुंचे और वो व्यक्ति पहुंचेगा 8:45 पे, क्योंकि आप 30 मिनट पहले पहुंच चुके हैं उस व्यक्ति से। और एक्चुअल में ये व्यक्ति जो है वो गोष्ठी का जो समय है उससे 40 मिनट लेट आया है। मतलब समय क्या होगा? 8:05। यदि घड़ी पहले घंटे के दौरान 1 मिनट में, दूसरे घंटे के अंत में 2 मिनट, पहले घंटे में 1 मिनट, दूसरे घंटे में 2 मिनट, तीसरे घंटे में 3 मिनट, तीसरे घंटे में क्या दिया है? 4 मिनट, और चौथे घंटे के अंत में 8 मिनट तेज हो जाती है। तो इस प्रकार यह सिलसिला चलता है। तो यह बताइए किस घंटे के अंत में घड़ी ठीक 60 मिनट से अधिक तेज हो जाएगी? 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो ये क्या हो जाएगा? 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा। तो 60 मिनट से तेज कितने घंटे? 7वें घंटे के बाद। 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 सीक्वेंस से जाइए। रवि की घड़ी की दुकान में 2 दीवार घड़ियां मरम्मत के लिए लाई गई। एक घड़ी एम कुक्कू प्रत्येक 16 मिनट बाद बाहर निकलती है, जबकि दूसरी में कुक्कू प्रत्येक 18 मिनट बाद बाहर निकलती है। 12 बजे दोनों कुक्कू एक साथ निकली थी, उसके बाद दोनों एक साथ कब बाहर निकलेंगी? तो आप क्या करिए, दोनों कैल्शियम निकाल दीजिए। 16 मिनट बाद पहली कुक्कू और 18 मिनट बाद दूसरी कुक्कू, तो 16 और 18 का पहले क्या निकाल दीजिए? एलसीएम। तो 16 और 18 का अगर आप एलसीएम निकालते हो तो आपको क्या मिलेगा? ये देखिए कितना मिलेगा आपको? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 नवा कितना हो जाएगा? 144। मतलब दोनों का एलसीएम कितना मिला? 144। किसमें दिया है? वो मिनट में दिया है, तो एलसीएम कितना मिला? 144 मिनट। मतलब हर 144 मिनट के बाद दोनों कुक्कू मिलेंगी। तो 144 मिनट को घंटे में लिख लीजिए, कितना हो जाएगा? तो 144 मिनट को घंटे में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 60 दूनी 120, मतलब 2 घंटा 24 मिनट। मतलब प्रत्येक 2 घंटा 24 मिनट के बाद दोनों कुक्कू एक साथ मिलेंगी, क्योंकि एलसीएम क्या होता है? छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। तो 12 बजे के बाद 2:24 पर, ठीक है, 12 बजे में जोड़ दीजिए 2 घंटा 24 मिनट, 2:24। एक घड़ी दोपहर से चलना शुरू की तो 3:45 PM पर घंटा की सुई द्वारा कितने अंश का कोण बनेगा? देखिए दोपहर से चलना शुरू की है, मतलब 12 बजे से, कितना बज गया? 3:45। तो घंटे वाली सुई 12 बजे कांटा से 3 बजे कांटा में आने के लिए कितना डिग्री घूमी? पहले आपको पता है एक जो गैप होता है उसकी वैल्यू 30 डिग्री होती है।
मतलब 12 से 1 के बीच का गैप कितना होगा, 30 डिग्री, तो 90 डिग्री तो घूम गई। करेक्ट, जब 3 बजा होगा मतलब कितना डिग्री घूम गई, 90 डिग्री। लेकिन एक्चुअल में 3:45 पूछा है, मतलब मिनट वाली सुई कहां पहुंच गई है, 9 पे। इसका मतलब घंटे वाली भी तो आगे बढ़ी होगी 3 से, कितना आगे बढ़ी होगी। तो एक कॉन्सेप्ट है वहां से निकलता है कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री आगे बढ़ती है, तो 45 मिनट में कितना आगे बढ़ गई, 45 इंटू आधा मतलब कितना, 22.5 डिग्री। तो 90 ऑलरेडी था, इसमें जोड़ दीजिए 22.5, कितना आ जाएगा देख लीजिए, ये 112.5 डिग्री। ये देखिए, ये कॉन्सेप्ट जानने के लिए आपको क्लास पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको बता नहीं सकता कि ये कहां से आ रहा है। घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री आगे बढ़ती है, तो यहां कितना मिनट हो चुका है, 45 मिनट। तो 3 से कितना आगे बढ़ेगी, 22.5 डिग्री। तो 90 ऑलरेडी था, उसमें 22.5 जोड़ दीजिए, कितना आ गया, 112.5 डिग्री। तो ये आपका कंप्लीट हो गया मैथ्स और रीजनिंग का पार्ट। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार आपको सारे टेस्ट के विश्लेषण दिए जाएंगे। कंप्लीट विश्लेषण देखने के लिए आप उड़ान का ऐप ज्वाइन कर सकते हैं, या आप अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो भी आपको कंप्लीट विश्लेषण प्रोवाइड किया जाएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के बाद। नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस एकेडमी के वीडियो एनालिसिस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम विश्लेषण करने वाले हैं 23 अगस्त 2020 को सीसैट के पेपर में आए हुए भाषा से संबंधित प्रश्न, जो कि प्रश्न क्रमांक 76 से प्रश्न क्रमांक 100 तक थे। तो चलिए तो शुरू करते हैं भाषा का पहला प्रश्न। तो दोस्तों, भाषा का पहला प्रश्न, द्रविड़ भाषा परिवार की एक बोली है। दोस्तों, यह प्रश्न छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित है, जिसमें आपके ऑप्शन है हल्बी, सदरी, भतरी और परजी। तो दोस्तों, हल्बी, सदरी और भतरी ये आपकी आर्य भाषा परिवार की बोलियां हैं, जबकि परजी ये आपकी द्रविड़ भाषा परिवार की बोली के अंतर्गत आती है। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा परजी। अगला प्रश्न देखते हैं, विषम भाषा परिवार की बोली पहचानिए। अर्थात ये जो दिए गए ऑप्शन है, इनमें से कोई एक भाषा ऐसी होगी जो बाकी अन्य की भाषा परिवार से भिन्न होगी। तो ऑप्शन में है आपके पास दोरली, भतरी, मुरिया और कुड़ुक। तो दोस्तों, दोरली, मुरिया और कुड़ुक ये तीनों द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं, जिनमें से दोरली और मुरिया गोंडी भाषा परिवार की बोलियां मानी जाती है। भतरी जो है वो आर्य भाषा परिवार से संबंधित है। तो चूंकि ये तीनों दोरली, मुरिया और कुड़ुक ये तीनों द्रविड़ भाषा से संबंधित है, जबकि भतरी का संबंध आर्य भाषा परिवार से है, इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भतरी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो अगला प्रश्न था 22 जुलाई 2018 को छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा बिलासपुर में आयोजित राज्य स्तरीय संगोष्ठी के संयोजक कौन थे? एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों। विनोद कुमार वर्मा इस संगोष्ठी के संयोजक थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक योग रूढ़ शब्द है? ये प्रश्न सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि भाषा के योग रूढ़ होने का क्या अर्थ होता है, या शब्द के योग रूढ़ होने का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों के योग से मिलकर बनते हैं और सामान्य को छोड़कर कोई अन्य अर्थ प्रकट करते हैं। तो यहां पर ऑप्शन में है कमल, रावण, पंकज और कान। तो इनमें से पंकज शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है पंक और एक है ज। पंक का अर्थ होता है कीचड़ और ज का अर्थ होता है उत्पन्न। अर्थात तो यहां पर पंकज शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होगा वो होगा कीचड़ में उत्पन्न।
तो कीचड़ में तो कमल के अतिरिक्त और भी बहुत सारी चीजें उत्पन्न होती हैं, लेकिन ये जो पंकज शब्द है ये स्पेशली प्रयोग किया जाता है किसके लिए? कमल के लिए। चूंकि पंकज शब्द पंक और ज दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है और ये सामान्य अर्थों में प्रकट होता है किसके लिए? कमल के लिए, इसीलिए ये एक योग रूढ़ शब्द होगा। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है भाववाचक संज्ञा का निर्माण संभव नहीं है। तो किस चीज से भाववाचक संज्ञा का निर्माण नहीं हो सकता यह जानना चाहता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है संज्ञा से। तो हां, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो सकता है, जैसे कि शब्द है पंडित, पंडित की भाववाचक संज्ञा हो जाएगी पंडिताई या पांडित्य। हमारा दूसरा ऑप्शन है सर्वनाम से। तो क्या सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो सकता है? नहीं हो सकता। हमारा तीसरा ऑप्शन है क्रिया से। क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हां हो सकता है, जैसे कि एक क्रिया है खेलना, इसकी भाववाचक संज्ञा है खेल। हमारा अगला ऑप्शन है विशेषण से। हां, विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण संभव होता है। कैसे? जैसे कि मैं बोला वह आदमी लबरा है, मतलब उस व्यक्ति की विशेषता क्या हो गई? लबरा होना। इससे भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? लबारी। इस लबरा शब्द के लिए क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा होगा। तो हमने देखा कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण संज्ञा से, क्रिया से और विशेषण से संभव होता है, लेकिन सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण नहीं हो सकता। इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है ओमन कहां जावत है। यह वाक्य है ओमन कहां जावत है। इस वाक्य में ओमन क्या है? ओमन का मतलब होता है वे लोग। छत्तीसगढ़ी में ओमन का मतलब होता है वे लोग। वे लोग जो शब्द है ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, तो इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो चलिए, अगला प्रश्न है ओमनाथ के बारी मां सोमनाथ के कांटा, एक फूल फूले तब 25 पेड़ भांटा, जनौला का अर्थ क्या है? तो दोस्तों ये थोड़ा सा विवादित प्रश्न रहा है, क्योंकि सीजी व्यापम इसी प्रश्न का उत्तर एक बार ले चुका है, भसकटिया, और सीजीपीएससी ने प्रीलिम्स के एग्जाम में इसी प्रश्न का उत्तर लिया था, केरा। तो अगर किसी परीक्षा में आपको ऑप्शन में भसकटिया मिलता है तो आप उत्तर भसकटिया लेंगे, और अगर आपको उत्तर केरा मिलता है तो आप केरा उत्तर में लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है दही मथने की हांडी को छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है? हमारे पास ऑप्शन है मरकी, तौला, डोक्सी और मंडसा। तो दोस्तों मरकी कहा जाता है एक सुराही जैसा पात्र होता है, लेकिन बर्तन बना होता है किससे? धातु का, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में जनरली बोल देते हैं गुंडी। गुंडी। तो मरकी का मतलब क्या होता है? गुंडी। तौला बोलते हैं हम लोग किसको? परात को। परात जानते हैं, जो बड़ा सा बर्तन होता है पीतल का या तांबे का बना होता है, उसको कहा जाता है छत्तीसगढ़ी में क्या? तौला। अगला है डोकसी। डोकसी को अगर रायपुर छत्तीसगढ़ी में बोलूं तो इसको बोला जाता है करछुल, और बिलासपुरी छत्तीसगढ़ी में इसी को कहा जाता है डुआ। और मंडसा, जो चौथा ऑप्शन है हमारा मंडसा, इसका अर्थ होता है दही मथने की हांडी। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। दही मथने की हांडी को क्या कहा जाता है? मंडसा कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ी व्याकरण में सुधन समा की संधि से बनने वाला शब्द क्या है? मतलब सुधन समा की संधि से कौन सा शब्द बनेगा? सुषमा
ये हिंदी व्याकरण में होता है, लेकिन हमारे यहां श और श व्याकरण में शामिल नहीं है, इसीलिए हमारा जो शब्द बनेगा वो बनेगा सुषमा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा कि सुधन समा की संधि से बनने वाला शब्द होगा सुषमा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है नून तेल में कौन सा समास है। तो दोस्तों देखो, नून तेल का जो समास विग्रह होगा वो होगा नून औ तेल। नून औ तेल जो कि द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्या, द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास के अंतर्गत भी अगर मैं बात करूं तो ये समाहार द्वंद्व के अंतर्गत आता है। समाहार द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है कौन सा उदाहरण, नून तेल, नून औ तेल। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए हमारा अगला प्रश्न है अल्प प्राण वर्ण होते हैं, मतलब ये पूछना चाहता है कि वर्ग के कौन से वर्ण अल्प प्राण वर्ण होते हैं। तो इसके पहले आपको यह जानना जरूरी है कि अल्प प्राण वर्ण होते क्या हैं। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय लगने वाले श्वास की मात्रा कम होती है उनको क्या कहा जाता है, अल्प प्राण वर्ण कहा जाता है। तो हिंदी वर्णमाला इस प्रकार व्यवस्थित की गई है कि प्रत्येक अल्प प्राण वर्ण के बाद क्या आएगा, एक महाप्राण वर्ण, और इस महाप्राण वर्ण के बाद पुनः एक बार क्या आएगा, अल्प प्राण वर्ण, ताकि उच्चारण में एक इस प्रकार की संरचना बनाई जा सके जिसमें पहला वर्ण क्या हो, अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण, फिर महाप्राण और फिर अल्प प्राण। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण ऐसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में लगने वाले श्वास की मात्रा कम होती है, या यूं कहें कि कम श्वास की मात्रा में भी इन वर्णों का उच्चारण किया जा सकता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए हमारा अगला प्रश्न है ऊष्म वर्ण का उदाहरण है। तो दोस्तों हमारी वर्णमाला में ऊष्म वर्ण 4 हैं। कौन कौन से, स, श, श और ह। ये 4 ही क्या है, ऊष्म वर्ण है। ऊष्म वर्ण क्या होते हैं, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख से ऊष्मा के साथ बाहर आती हो, वो क्या कहलाते हैं, ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। तो हमारी वर्णमाला के यही 4 वर्ण क्या हैं, ऊष्म वर्ण हैं। तो इसमें से ऑप्शन ए आपका उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए तो हमारा अगला प्रश्न है उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, किस प्रकार के वाक्य का उदाहरण है। वाक्य का प्रकार पूछा है आपसे कि ये जो वाक्य दिया गया है वो किस प्रकार का है। तो वाक्य के मूलतः 3 प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। इन तीनों में से ही कौन सा प्रकार है, यही पूछा जा रहा है आपको इस प्रश्न में। तो अगर आपको किसी वाक्य का प्रकार जानना है तो सबसे पहली चीज आपको यह पता होना चाहिए कि इस वाक्य में कितनी क्रियाएं हैं। अगर क्रिया केवल एक है तो वो एकदम सरल, तो आप बोल सकते हैं कि वो वाक्य कैसा वाक्य है, सरल वाक्य है। लेकिन अगर 2 वाक्य हैं तब वहां पर यह संभावना बनती है कि वो वाक्य या तो संयुक्त वाक्य हो सकता है या वो मिश्र वाक्य हो सकता है। तो संयुक्त वाक्य होने के लिए आपको क्या चाहिए, दोनों वाक्यों के बीच में एक संयोजक चिन्ह लगता है जो अथवा, और, किंतु, परंतु, ये जो सारे शब्द हैं, या तो, न तो, ये सारे शब्द जो हैं ये संयुक्त वाक्य का निर्माण करते हैं। जबकि मिश्र वाक्य का निर्माण करने वाले चिन्ह कौन से, कि, ताकि, क्योंकि, ये जो चिन्ह है वो निर्माण करते हैं किसका, मिश्र वाक्य का या मिश्रित वाक्य का। तो यहां पर चिन्ह अगर आप देखेंगे तो यहां पर चिन्ह कौन सा है, कि, तो ये वाक्य कौन सा वाक्य हो जाएगा, मिश्रित वाक्य हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है हिंदी भाषा में मूल स्वरों की संख्या कितनी है। हिंदी भाषा में मूल स्वरों की, या ध्यान रखिए यहां पर स्वरों की संख्या नहीं पूछ रहा है, स्वरों की संख्या हमारे यहां कितनी है, 11 है।
हिंदी वर्णमाला की अगर बात करें तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है, लेकिन मूल स्वर कितने हैं? मूल स्वर हैं हमारे 4। अच्छा, मूल स्वर होते क्या हैं? ऐसे स्वर जिनसे अन्य स्वरों की उत्पत्ति या व्युत्पत्ति हुई हो, वही स्वर क्या कहलाते हैं? मूल स्वर कहलाते हैं। तो हमारी हिंदी में मूल स्वर कौन कौन से हैं? अ, ई, उ और री, ये हमारे मूल स्वर है, क्योंकि इन्हीं स्वरों के मेल से बाद में बाकी स्वरों की उत्पत्ति होती है या व्युत्पत्ति होती है, जिसको हम संधि के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, अशुद्ध शब्द है, अर्थात आपको पहचान करना है कि अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो इसमें पहला ही ऑप्शन अगर आप देखेंगे पुष्टि, तो पुष्टि लिखा है, पुष्टि नहीं लिखा है, पुष्टि लिखा है, तो इसका शुद्ध रूप होता है पुष्टि। तो पहला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अशुद्ध शब्द कौन सा है? पहला, पुष्टि। तो अशुद्ध शब्द कौन सा है? पुष्टि। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला प्रश्न है, चरित्र शब्द है, क्या है? चरित्र शब्द क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं है? तो चरित्र शब्द क्या है? एक पुल्लिंग शब्द होता है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, दर्पण का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए मुकुल, ऑप्शन बी मुकुर, ऑप्शन सी आरसी और ऑप्शन डी आईना। तो इनमें से जो पहला ऑप्शन है मुकुल, मुकुल शब्द का मतलब होता है कलिका। जो नया नया जो आप पौधे में देखते हैं, नई कलिका खिल के आती है, उसको हम क्या कहते हैं? मुकुल। वो कहीं से भी दर्पण का पर्यायवाची नहीं है, इसीलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मुकुल। जबकि मुकुर, आपने हनुमान चालीसा में सुना होगा मुकुर शब्द, निज मन मुकुर, मन की तुलना मुकुर से, मुकुर मतलब आईना, ठीक है। तो मुकुर शब्द क्या हो गया? दर्पण का पर्यायवाची। आरसी शब्द आपने सुना ही होगा, हाथ कंगन को आरसी, क्या मतलब? हाथों में कंगन पहने हो तो उसको देखने के लिए आपको आईने की क्या जरूरत? आरसी भी क्या है? दर्पण का पर्यायवाची है, क्योंकि बाकी जो है मुकुर, आरसी और आईना, ये तीनों दर्पण के पर्यायवाची शब्द होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, कृदंत शब्द का उदाहरण नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा शब्द कृदंत नहीं है? तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि कृदंत शब्द होते क्या हैं। तो कृदंत शब्द वे शब्द होते हैं जो कृत प्रत्यय पर खत्म होते हैं, अर्थात उसमें जो पहला पद होगा वो क्या होगी? एक क्रिया होगी। चलिए, तो हमारा जो पहला ऑप्शन है मिलाप, इसमें क्या कोई क्रिया इसमें सन्निहित है? हाँ, मिलना। इस शब्द में मिलना शब्द क्या है? निहित है। दूसरा है लड़ाई, लड़ना, इस शब्द में सन्निहित है। तीसरा ऑप्शन है भिड़ंत, क्या इसमें कोई क्रिया है? हाँ है, भिड़ना। हमारा चौथा ऑप्शन क्या है? रक्तिमा, क्या इसमें कोई क्रिया है? नहीं है। मतलब ये जो शब्द है वो कृदंत शब्द का उदाहरण नहीं है, इसीलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, रक्तिमा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, नर रत्न में कौन सा समास है? नर रत्न का अगर आप समास विग्रह करते हैं तो इस शब्द का समास विग्रह होता है रत्न रूपी नर या रत्न के समान नर। यहां पर रत्न और नर के बीच में एक संबंध है जिसको हम कहते हैं उपमेय उपमान का संबंध, और जहां पर उपमेय उपमान का संबंध होता है वहां पर कर्मधारय समास होता है। इसीलिए ये जो शब्द है नर रत्न, यहां पर कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, त्रिपुरारी में कौन सा समास है? त्रिपुरारी आपको पता है किसका नाम है? शिव का नाम है। अगर त्रिपुरारी शब्द का समास विग्रह किया जाए तो क्या निकलता है? त्रिपुर का अरि है जो, त्रिपुर का अरि, अरि का मतलब होता है शत्रु,
जो कौन है भाई, शिव है, इसीलिए ये दोनों पद है वो तीसरे पद की ओर इंगित कर रहे हैं, इसलिए यहां पर समास कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो सबसे पहली बात आपको यह पता होना चाहिए कि सकर्मक क्रिया क्या होती है। सकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें क्रिया के साथ कर्म उपस्थित होता है। कर्म वाक्य का वह अंग होता है जिसके ऊपर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। जैसे मैंने बोला मैं आम खाता हूं, तो यहां पर आम खाया जा रहा है, मतलब क्रिया का जो प्रभाव है वो किस पर पड़ रहा है, आम के ऊपर पड़ रहा है। ठीक है, तो जब वाक्य के साथ कर्म उपस्थित होगा, उस वाक्य उस क्रिया को हम क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया कहेंगे। यहां पर पहला ऑप्शन है राम खेलता है, क्या यहां पर कर्म उपस्थित है, नहीं है। कैसे पता चलेगा, मैं वाक्य से सीधे प्रश्न करूंगा क्या खेलता है, मिला क्या उत्तर, नहीं मिला, मतलब ये वाक्य कैसा हो गया, अकर्मक क्रिया हो गया। दूसरा, राम क्रिकेट खेलता है, अब मैं वाक्य से प्रश्न करता हूं राम क्या खेलता है, तब मुझको उत्तर मिलता है क्रिकेट खेलता है, मतलब यहां पर ये जो क्रिकेट शब्द है वही क्या है, कर्म है। ठीक है, तो चूंकि क्रिया के साथ कर्म उपस्थित है, इसीलिए ये क्रिया कैसी हो गई, सकर्मक क्रिया हो गई। ठीक, ऑप्शन तीसरा में देखें, राम बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन क्या खेलता है बताया क्या, नहीं, हाँ वो अच्छा खेलता है, मतलब ये इसका विशेषण हो गया, ये प्रविशेषण हो गया, विशेषण की विशेषता बता रहा है ये क्रिया विशेषण हो गया। क्यों, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। ठीक, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो ये क्रिया विशेषण, ये इस विशेषण की विशेषता बता रहा है, ये इस विशेषण की विशेषता बता रहा है, इसीलिए ये क्या हो गया, प्रविशेषण। लेकिन कहीं पर भी कर्म उपस्थित है क्या, नहीं, इसीलिए ये क्रिया कैसी हो गई, अकर्मक क्रिया हो गई। अगला ऑप्शन है बच्चे मैदान में खेलते हैं, क्या खेलते हैं बताया क्या, नहीं बताया, इसीलिए ये क्रिया भी कैसी हो गई, अकर्मक क्रिया हो गई। तो हमारा जो दूसरा वाक्य है जिसमें राम क्रिकेट खेलता है, तो यहां पर क्रिकेट कर्म होगा और ये जो क्रिया है वो क्या होगी, सकर्मक क्रिया होगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है ममत्व, अपनापन, दौड़ना, पारस्पर्य। तो इन चारों ऑप्शन में दौड़ना जो शब्द है ये एक क्रिया है, न कि भाववाचक संज्ञा, इसलिए ये जो शब्द है यही आपका उत्तर होगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है संकल्प शब्द का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा संधि विच्छेद। तो संकल्प शब्द का संधि विच्छेद होता है सम धन कल्प। मकार की संधि का उदाहरण है जिसमें म के बाद यदि कोई अघोष वर्ण आ जाए, म के बाद यदि कोई अघोष वर्ण आ जाए तो म का रूपांतरण अम में हो जाता है, अम की मात्रा में, समधन कल्प क्या हो जाएगा, संकल्प। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निशाचर शब्द का पर्यायवाची कौन नहीं है। पहला ऑप्शन है रात्रि का, दूसरा है राक्षस का, तीसरा है चमगादड़ का और चौथा है चोर का। निशाचर का मतलब होता है रात में विचरण करने वाला, रात में विचरण करने वाला, तो इसमें राक्षस रात में विचरण करते हैं, चमगादड़ रात में विचरण करते हैं, चोर रात में विचरण करते हैं, मतलब इन तीनों का पर्यायवाची हो सकता है क्या, निशाचर। लेकिन रात्रि शब्द का ही अगर मैं पर्यायवाची बोलूं तो निशाचर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, इसीलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, रात्रि का। रात्रि का पर्यायवाची शब्द निशाचर नहीं हो सकता। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए हमारा अगला प्रश्न है इच्छा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। इच्छा शब्द
ईश धातु से बना हुआ शब्द है। ईश धन आ, ईश का मतलब होता है चाहना, ठीक है। तो इच्छा शब्द में कौन सा प्रत्यय हो गया? आ प्रत्यय हो गया, जो ईश धातु के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी, आ, ठीक। तो चलिए, तो दोस्तों ये था 23 अगस्त को हुई परीक्षा का सी सेट के अंतर्गत हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा का वीडियो एनालिसिस। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।